तो शिक्षा और स्वास्थ्य यदि बेहतर हो जाए, मजबूत हो जाए, तो आदमी असुरक्षा के भाव से बहुत सारा बाहर निकल जाएगा। और जितना इसको प्राइवेटाइज करेंगे उतना असुरक्षा का भाव बढ़ेगा, क्योंकि प्राइवेट वाला तो पूरी तरह से इसमें निचोड़ता है ना। अच्छा, सरकारी जितनी योजनाएं बन जाती हैं, फ्री कार्ड बनता है ना स्वास्थ्य वाला, तो डॉक्टर और बीमा कंपनी वाले दोनों मिलके ऑपरेशन किया नहीं है, निशान लगाया वापस सिल दिया, चीरा लगाया वापस सिल दिया, 50,000 का ऑपरेशन हो गया, 25-25 दोनों का हो गया। पेशेंट को तो पे करना नहीं है, जिसके पास कार्ड है उसका इलाज तुरंत, उसको तुरंत एडमिट करते हैं। जो खुद जेब से पैसा देना चाहता है उसका इलाज करने में रुचि नहीं। तो इस मानसिकता को कहाँ से लाओगे? तो चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो आईएएस है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो टीचर है, मानसिकता गायब है। मानसिकता के बिना अपन नहीं हैंडल कर पाएंगे। सारे भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन कितना भी करो, फाइनली तो उन्हीं में से कुछ लोग आएंगे ना, वही लोग आएंगे। गुजरात में बदला ही है, कोई भी पार्टी बदल जाए, कोई भाई आदमी तो वही आ रहा है ना, है ना। जिंदा रहने वाला और दूसरे को जिंदा ना रहने देने वाला ही आगे बढ़ता है। विधि यही है। नहीं, प्रकृति का अपन पहले भी चर्चा की है, प्रकृति का नियम ही है कि आप दूसरे को हटा के ही आगे बढ़ोगे। गाड़ी चलेगी तो जमीन को पीछे हटाएगी, एरोप्लेन चलेगा हवा को उठाएगा, शिप चलेगा पानी को हटाएगा, आदमी चलेगा दूसरे आदमी को हटाएगा। वोट देने का मतलब ही यही है कि आप हमें शासन कर दिया। वही सारी बातें समझने की है कि जैसा सिस्टम चल रहा है तो ये छोटी मोटी समस्याएं नहीं है। जब तक हमारे पास लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं होगा जिसमें कि बिना वोट नोट के बंटवारे के भी जनप्रतिनिधि चुन के आएगा और लोगों की मानसिकता उसके अनुकूल होगी, तो मानसिकता बनाने का काम पहला है। समाज में एक स्वस्थ मानसिकता बने, ये पहला काम है। फिर उसके ऊपर राजनीति का काम। तो हमको राजनीति की जरूरत नहीं है, राजनीति की जरूरत है। तो ये सारा पहले अपने समझो, फिर सरल करना। सुबह भाई जी, कनु भाई कह रहे थे कि इसको सरल करने की जरूरत है, तो मैं सरल करने की तो जरूरत है। और ये बात ठीक है कि सबको कोई प्रबोधक बनना है और सबको कोई बिल्कुल पंडित बनना है, ऐसा सबको स्थिति भी नहीं है, शायद अभी आवश्यकता भी नहीं है आज की स्थिति में। लेकिन जिनको इसको प्रबोधन करके सरल करके दूसरों तक पहुंचाना है उनको तो पूरा ही समझना होगा। चलिए बताइए, कल जितनी हमने कुछ चर्चा किया, कुछ मुद्दों पे ध्यान गया, व्यवहारिक मुद्दों पे ध्यान गया। देखो, तात्विक से लेके व्यावहारिकता तक यदि एक रॉड नहीं बनी रहेगी तो वो एप्लीकेशन में नहीं आएगा। तो तात्विक मुद्दा कहां से शुरू किया? मूल में कहां से शुरू किया? कि बेसिकली यदि हम कहें मानव की बात कहां से शुरू किया हमने, कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है तो व्यवस्था में भागीदार है। अभी ये मानव रूपी इकाई व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? ये अव्यवस्थित है। स्वयं को शरीर मानता है, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, है ना, अभाव की मानसिकता, भय की मानसिकता, तो ये अपने आप में अव्यवस्थित है। अब ये व्यवस्थित, मैं बार बार ये लाइनें क्यों बोलता हूं? क्यों बोलता हूं बार बार ये लाइनें? यहाँ से शुरुआत होती है, ताकि फ्रेम स्थिर हो जाए, खूंटा ठीक से गड़ जाए, हर चीज को हर बार वहीं से पकड़ के लाया जाए। नहीं तो अपन देखो, इतिहास गवाह है, आंदोलनों के नाम पे क्या नहीं हुआ है, कितने लोगों ने जान नहीं गंवाई है, देश के नाम पे कितने लोग रोज शहीद नहीं होते हैं, कितने लोगों का शोषण नहीं होता है, कितने परिवार बर्बाद नहीं होते हैं, है ना। इलाज हॉस्पिटल्स में क्या चलता है, देखो हम आप पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे साथ डॉक्टर उतना गलत नहीं करता है। ये जब गांव का निवासी जब किसी हॉस्पिटल में जाता है ना, उसकी चमड़ी निकाल देता है, क्योंकि उसको तो ये भी नहीं पता चलता कि हॉस्पिटल से जाने के बाद मैं किस हॉस्पिटल में आया था, उसको तो पढ़ना भी नहीं आता है। तो उससे वो सेफ है कि ये मेरे अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो सकता है। तो किस तरह का दर्द है समाज में, एक आम सामान्य परिवार में वो किस दर्द से गुजरता है ना, उसका एहसास शायद हम लोगों को नहीं होता है, क्योंकि हम लोग उस सबसे नहीं गुजरते। हम जैसे भी हैं अभी के समाज में थोड़े से ठीक ठाक वर्ग में आते हैं।
तो कहां से पकड़ेंगे? अस्तित्व का नियम है हर इकाई स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में। मानव को देखा तो पता चला इसका विचार व्यवहार सब कुछ अव्यवस्थित है। ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग, अब ये व्यवस्थित कैसे होगा? तो मानव में व्यवस्था, मानव को ही समझना होगा। मानव को समझने गए तो क्या निकला? जीवन और शरीर निकला। तो पता चला ये शरीर कहां से प्रकट हो गया? शरीर कहां से प्रकट हो गया? सहअस्तित्व पूर्वक प्रकटन है। अब आपकी भाषा भी धीरे धीरे सेट हो जाएगी ना। सहअस्तित्व पूर्वक प्रकटन है। देखो, दर्शन की खूबसूरती यह है कि बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने में सक्षम है, इसलिए अपने को क्लिष्ट भी लग सकता है, लेकिन जब समझ में आएगा तो लगता है कि यार यही शब्द ठीक है इसके लिए। तो शरीर क्या है? सहअस्तित्व पूर्वक प्रकटन है। जीवन क्या है? वो भी सहअस्तित्व पूर्वक प्रकटन है। और दोनों का साथ साथ होना भी सहअस्तित्व पूर्वक प्रकटन है। तो ये प्रकटन कहां से आ गया? खाली स्थान मूल ऊर्जा है, मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने से प्रकटन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इकाई का रूप और गुण हमने 4.5 क्रिया में पहचाना, और स्वभाव और धर्म हमने ऊपर 5.5 क्रिया में। ज्ञान भाग ऊपर 5.5 क्रिया में पहचान में आता है, और जिंदा रहने वाला भाग, संवेदना वाला भाग 4.5 क्रिया में पकड़ में आता है। तो अभी हमारे पास ज्ञान भाग मिसिंग है। अभी हमारे पास किसी भी चीज के बारे में ज्ञान भाग नहीं है। ज्ञान भाग का मतलब शरीर का क्या करना है? शरीर को स्वस्थ रखना है, तो इसका करना क्या है? जिंदा ही क्यों रहना है? जीना ही क्यों है? तो ज्ञान भाग नहीं है। मकान क्यों बनाना है? तो जब तक इन सारी चीजों का हमारे पास क्लियर आंसर नहीं है, तो इसका मतलब है साक्षात्कार बोध, अनुभव पूर्वक मैं न्याय धर्म सत्य को समझता हूं। न्याय धर्म सत्य को समझकर मेरे को ये ज्ञान भाग आ जाता है। टोपी पहना दिया तो नीचे का पार्ट क्लियर हो गया कि वे क्यों जिंदा रहना है। मानव में निरंतर सुख की चाहत है, समाधान पूर्वक उसको पाता है, न्याय धर्म सत्य पूर्वक सुख को पाता है। तो मानव अनुभव संपन्न हुआ, तब ये कह रहे हैं कि वो अपने धर्म को पहचाना, अपने होने को पहचाना। अनुभव पूर्वक मानव ने सहअस्तित्व को पहचाना। मानव कहां से आ गया? सहअस्तित्व का प्रकटन है। तो प्रकटन है तो सहअस्तित्व को समझना पड़ेगा। सहअस्तित्व को कैसे समझा? तो अनुभव पूर्वक समझा। तो अनुभव पूर्वक वो जो अव्यवस्थित मानव था, अव्यवस्थित मानव में क्या अव्यवस्थित था? शरीर अव्यवस्थित था कि उसकी सोच अव्यवस्थित थी? सोच अव्यवस्थित थी, और सोच की वजह से शरीर भी अव्यवस्थित होता है। तो सोच व्यवस्थित हो जाए तो अब ये व्यवस्थित हो गया। व्यवस्थित हो गया तो क्या हो गया? तो बोले भाई अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में सुख शांति संतोष आनंद सेट हो गया। अब इसका व्यवस्था में गति कैसा होगा? तो बोले धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा के साथ होगा। तो एक मानव रूपी इकाई यदि स्वयं में व्यवस्थित है तो उसका मतलब है कि वो सुख शांति संतोष आनंद के साथ है। वो अपने धर्म को पहचानता है, अपने होने को पहचानता है। अब ये इकाई अपने आप में पूर्ण है तो इसका आचरण पूर्ण होगा, है ना। तो इसका आचरण धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा होगा। ऐसे आचरण के साथ, ऐसी 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 स्थिति के साथ जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। तो अब मैं मेरे परिवार में मेरी पत्नी के साथ कैसा जीऊंगा, भाई के साथ कैसा जीऊंगा, दोस्त के साथ कैसा जीऊंगा, ये बैकग्राउंड में है। तो धर्म होने का स्वरूप, स्वभाव रहने का स्वरूप। तो धर्म और स्वभाव के साथ अब मैं किसी मानव के साथ प्रस्तुत होता हूं, इसका नाम गुण है। और वो जो प्रस्तुत होना है उसी को बोल रहे हैं स्थापित मूल्य। जो मानव में स्वभाव है वही मानव मानव की परस्परता में स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य के रूप में प्रस्तुत होता है। वही वस्तुओं के साथ में उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य के साथ में प्रस्तुत होता है। तो ये एक मानव की पूरी कहानी है, एंड टू एंड। तो तात्विक भाग का मतलब क्या है? सत्ता में संपृक्त प्रकृति।
व्यवहारिक भाग का मतलब क्या है? इकाई स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदार है। ऐसा समझ में आने से अपने को भी लगता है कि हाँ, अब भीतर कोई गैप नहीं है, मैं समझ रहा हूं, मेरी समझ ठीक है, मेरा विचार ठीक है, मेरी इच्छा ठीक है, मेरा जीना ठीक है और जीने का फल भी ठीक है। फल ठीक आए बिना बोले कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, ये प्रैक्टिकली होगा? मैंने तो व्यवहार कर दिया था, फल की इच्छा मेरे को है ही नहीं, अब तुम दुखी रहो सुखी रहो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। फल ही बताता है कि आपने क्या किया। भाई मैंने फसल लगाई, फसल ठीक नहीं आई, इसका मतलब गलती कहां हुई मैं खोजूंगा, तो फल बताएगा कि मेरी प्रक्रिया ठीक थी कि नहीं थी। फल ठीक आ गया, इसका मतलब प्रक्रिया ठीक थी। अब फल के देखे बिना कैसे आदमी टेस्ट करेगा? मैं साइकिल सीख रहा हूं तो मैं फल को ही तो ध्यान में रख के साइकिल सीखता हूं, और अभी गिर जा रही है तो मैं ध्यान देता हूं कि यार और क्या करूं, और कोई पॉइंट पे साइकिल चलने लगी तो अब मैं समझ गया कि मैं सीख गया। तो फल तय करता है कि हमारी चाल कैसी है। भी हमको एग्जाम देना है, मैं तो जो लिखना था लिख दिया, मेरे को फल की अपेक्षा नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा? मैं खाना बना रहा हूं, मैं तो जो नमक डालना था डाल दिया, जो बन गया, मैं फल की इच्छा ही नहीं। और नमक कैसा बना है खाना, चख के बताओ। फल चख के ही पता चलता है कि प्रक्रिया ठीक हुई कि नहीं हुई। क्यों बोला कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर? क्योंकि प्रक्रिया के बारे में हम निश्चित नहीं है, इसलिए बार बार उससे और बार बार निराशा होती है क्योंकि फल अपने अनुरूप आ नहीं रहा है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया पता नहीं है इसलिए, और उसकी प्रक्रिया समझ में आएगी नहीं क्योंकि आत्मा समझ में आई नहीं, ईश्वर समझ में आया नहीं, प्रकटन समझ में आया नहीं, सृष्टि कहाँ से आ गई, किस नियम से काम कर रही है समझ में आया नहीं, जीना समझ में आया नहीं, और बार बार फल उठपटांग आता है तो उसको डिस्कनेक्ट कर दिए। कर्म किए जा, कभी तो ठीक आएगा। भ्रमित मानव जागृत मानव में क्या फर्क है? भ्रमित मानव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल भोगने के लिए परतंत्र है। भ्रमित मानव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, मैं कर्म कुछ भी कर सकता हूं, अच्छा बुरा कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन फल कैसा आएगा? फल कैसा आएगा? कर्म के अनुरूप, प्रक्रिया के अनुरूप। मैंने जहर खाना है कि नहीं खाना है ये मेरे हाथ में, पेट में डाल दिया, नहीं, गलती से डल गया, तुम असर मत करना, अब ये नहीं हो सकता है। अब बायोलॉजिकल नियम काम करेगा, अब तुम्हारे हाथ से गाड़ी गई, तो इसका मतलब है फल तो कर्म के अनुरूप आएगा, प्रक्रिया के अनुरूप आएगा। जागृत मानव किसको क्या कह रहे हैं? जो कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र है, फल भोगने के लिए भी स्वतंत्र है, क्योंकि कर्म का फल उसको पहले से पता है, क्योंकि प्रक्रिया उसको पहले से पता है। 2 + 2 4 आएगा। इसमें हम कोई ऐसा रहते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, पिछली बार तो आ गया था, इस बार 4 आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा रहता है? ईश्वर की कृपा होगी तो 4 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 2 + 2 4 ही होता है, इसका हमको कोई फल का इंतजार नहीं है, हमको पता ही है 4 ही होता है। वहां हम फल भोगने के लिए स्वतंत्र हैं। जब हम 2 + 2 4 कर रहे हैं, वहां हम फल भोगने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमको पता है पहले से ऐसा ही होता है। तो जब प्रक्रिया और फल की निश्चितता होती है तो हम कर्म के फल से स्वतंत्र हो जाते हैं। कितना बढ़िया। जितना गहरे उतरेंगे, इन्हीं शब्दों को मैं भी 20 साल से बोल रहा हूं।
लेकिन धीरे धीरे गहराई जैसे बढ़ रही है तो वही शब्द और जीवंत हो रहे हैं। तो पहले किन्हीं चीजों को मेमोरी से बोलते थे, अब लगता है नहीं, कुछ और गहरे से आ रहा है। तो इसका सारा मतलब इतना है, जिंदगी में सारी पढ़ाई लिखाई का मतलब इतना ही है कि जिंदगी पढ़नी आ जाए। 25 साल पढ़े, 30 साल पढ़े वर्तमान शिक्षा में, जिंदगी के नजदीक आए, जिंदगी से दूर हुए, पता चला और जिंदगी से दूर हो गए। सारी पढ़ाई लिखाई का इतना ही मतलब है कि जिंदगी पढ़नी आ जाए, और कोई मतलब नहीं। मतलब मानव पढ़ना आ जाए, प्रकृति पढ़ना आ जाए, दोनों नहीं हुआ तो कुल मिला के वंश विधि से जी रहे। कहीं से पैसा आने का जुगाड़ है, खा पी लिए, रोज सो गए, नए खाना बना लिए, रोज सो गए। इस बीच में बच्चे पैदा हो जाते। बोलो, घर जाने, आज घर जाने? मेरे को घर जाने ऐसा लग नहीं रहा है। मेरे को लगता है यहीं ठीक लग रहा है। पार्टी शुरू हुई है, ये ऐसा लगता है कि यहाँ भी एक बिल्डिंग बना है। देखो हमारी सारी भाग दौड़ भी जहां जाते हैं ना, वहां से लगता है कहीं और चलो। वर्तमान से संतुष्ट नहीं। वर्तमान से संतुष्ट नहीं, बहुत बढ़िया, इतनी ही बात है बस। जब हम वर्तमान से संतुष्ट होते हैं तो जहां हैं वहीं खुश होते हैं। घर में गए कहीं और चलो, वहां गए कहीं और चलो, वहां गए कोई और चलो। मैं तो इस बात से बहुत परेशान रहा हूं, जैसे पीछे पुच्छी में आग लगी है ना, आदमी दौड़ते रहता। मैं इस बात को नहीं, मैं सोचता था इसको, कहीं भी जाता हूँ 10 मिनट बाद लगता है यहाँ से चल। बहुत ऐसे अंदर से कोई बहुत जोर से धक्का मार रहा है, चल यहाँ से। वहां से कहीं और पहुंच गए, कहता कहीं और चल। क्योंकि जो सुख की तलाश है वो दिख गया कि यहाँ नहीं है, तो मन वहां से फिर भाग लेता है, कहीं और चल। पूरी जिंदगी ऐसे ही दौड़ते हैं। कहा बहुत गया, वो मृग की उपमा देते हैं ना, कस्तूरी अंदर ही थी और बाहर दौड़ते दौड़ते मर गया। वो कस्तूरी पकड़ में आई नहीं। कस्तूरी का मतलब है ये व्यापक वस्तु अपने आप में पूर्ण है, ये अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है, विचार काल में समाधान के रूप में प्राप्त है, आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है, व्यवसाय काल में नियम के रूप। कस्तूरी ये है। अल्केमिस्ट पुस्तक बहुत बढ़िया, मैंने पढ़ी है, पढ़ा है। सबको बड़ा माने अल्केमिस्ट, कोयलो ने लिखा है, बहुत बढ़िया पुस्तक है। पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। सब कुछ पढ़ने के बाद हर चीज कोई इशारा करती है, लेकिन वो इशारा कहाँ है वो पकड़ में नहीं आता। तो मैं फाइनली इतना ही कह रहा हूं, बार बार इतना ही कह रहा हूं, ये पूरी सृष्टि सहअस्तित्व पूर्वक प्रकटन है। जब तक ये सहअस्तित्व समझ में नहीं आएगा, जिंदगी नहीं खुलेगी। कुछ भी पढ़ने से मोटिवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन दो अलग अलग बातें। हम तमाम लोगों को पढ़ के या किताबें पढ़ के मोटिवेट होते हैं, महापुरुषों की कहानियां पढ़ने से मोटिवेशन मिलता है, लेकिन मेरी परिस्थिति में, मेरी जिंदगी में क्या करूं उसका रास्ता नहीं मिलता है। खुलती नहीं है जिंदगी। जनरल होता है, जनरल होता है, वो जेनरिक है। स्पेसिफिक ये है कि जब तक मैं स्वयं को जीवन के रूप में नहीं पहचानता हूं, मैं शरीर को चला रहा हूं, उसका कोई पर्पस है, और फाइनली ये जिस चीज की मुझको तलाश है उसका एड्रेस इतना ही है कि व्यापक वस्तु स्वयं में सुखप्रद है, शुद्ध है, उसको सुखप्रद कहा। तो हमारे पास सुख के दो कॉर्नर है। एक कॉर्नर है कि शरीर को भोगने में सुख मिलता है, दूसरा कॉर्नर है कि व्यापक को भोगने में सुख मिलता है, और भोगने वाला मैं हूं। इतना ही है बस जिंदगी का खेल। एक तरफ मेरे पास शरीर है, शरीर को भोगने से सुख मिलता है, लेकिन झंझट ये है कि क्षणिक है।
दूसरी तरफ ही व्यापक वस्तु को भोगने से, व्यापक वस्तु कोई अद्भुत महिमा, बस ये सारा महिमा इतना ही है, सारा महिमा सहअस्तित्व का है। तो सहअस्तित्व की महिमा पूर्वक मैं प्रकट हूँ और सहअस्तित्व को समझने से मैं खुश होता हूँ और उसी खुशी पूर्वक मैं जीता हूँ और उसी खुशी को मैं बांटता हूँ। बस इसी का नाम जिंदगी। तो इसका मतलब जिंदगी में करने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझना है। अभी हमको लगता है करना महत्वपूर्ण है, जिंदगी में करने वाला भाग बहुत छोटा है, समझने वाला भाग बड़ा है। हमने जिंदगी में समझने वाला भाग शून्य कर रखा है, करने वाले भाग को, इसलिए करने वाला भाग इतना फैल गया और सारी जिंदगी करके भी कोई तृप्ति नहीं मिली। फाइनली हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि आना तो समझ के था। सारे करने का मतलब इतना ही है कि शरीर जिंदा कैसे रखा जाए या दूसरों के शरीर जिंदा कैसे रखे जाए। तो हम घोड़े के लिए हमारा पूरा जीवन समर्पित रहा, घोड़ा किस काम के लिए था उसका यूज नहीं हुआ। आत्मा परमात्मा बोलते रहे, वो समझ में आया नहीं, आता नहीं, क्योंकि वो खुद में एक रहस्य है, पता नहीं। कैसा लग रहा है? धरती पर आ रहे हैं, धरती पर आ रहे हैं, बिल्कुल। पहला काम तो यही है कि धरती पर आए। आओ, सारे आईएएस को लगता है देश हमें चला रहे हैं, सारे नेताओं को लग रहा है देश की किस्मत हम ही लिख रहे हैं, है ना। हर टीचर को लग रहा है मैं ही भाग्य विधाता हूं, जबकि मामला गोल है। तो ये जमीन पे आना ही पहला काम है। तो किसी समय में हम भी जमीन पे आए तो 1.5 साल शून्य हो गए, कुछ नहीं किया 1.5 साल, सब बंद। इतना बड़ा गैप है और हमको दिख भी नहीं रहा है, नहीं चलेगा, कुछ भी कर डालो। चलिए, तो कल हमने थोड़ी सी चर्चा मानव मानव की परस्परता को लेकर की। तो मूल में कल हमने सम्मान पे, विश्वास पे चर्चा की, और विश्वास का मूल है स्वयं के प्रति आश्वस्त होना। हमको स्वयं के प्रति कोई भरोसा नहीं है और दूसरा मुझ पे भरोसा नहीं करता है। जब तुम ही खुद पे नहीं करते हो तो खोटे सिक्के पे दूसरा कौन करेगा? सच्चाई इतनी ही है। सम्मान की बात को हमने लेके किया कि बेसिकली स्व मूल्यांकन ही सम्मान है। और स्व मूल्यांकन का मतलब है, अब देखो, सभी मानव में रूप और गुण एक जैसा रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। स्वभाव और धर्म एक जैसा रहेगा। सभी मानव सुख की निरंतरता चाहते हैं और फाइनली धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा से जीना चाहते हैं। ये सबके लिए एक है। तो जीना रूप और गुण के साथ होगा कि स्वभाव और धर्म के साथ होगा? तो स्वभाव और धर्म के साथ जीना होता है। जब स्वभाव धर्म के साथ जीते हैं तो रूप और गुण में पूरकता पहचान लेते हैं। रूप और गुण उसमें नियंत्रित रहता है। इसलिए कहा कि संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती, नहीं तो उसका कोई नियंत्रण नहीं है। कितना भोगना है, कितना कमाना है, कितना बड़ा घर बनाना है, इस चीज का कोई ऊपर वाला कैप है ही नहीं। चलिए, कहाँ गया हमारा कमांडो? नहीं दिख रहा आज। छोटे कमांडो आओ, वो वाला बोर्ड साफ कर दो। ये ले लो, हाँ वो वाला पूरा साफ कर। हाँ जी, वो कंट्रीब्यूशन छोड़ देना, काफी कुछ आ गया है, वो भी आपकी सूचना में रहे। कितना आ गया है मेरे को नहीं पता है ना। हिमांशु भाई आएंगे तो बता देंगे। भैया एक प्रश्न है। हाँ, कि जैसे शरीर में जो ब्रेन है वो एक काम करता है कंड्यूइट का माइंड और बॉडी के बीच में, जो कि सूक्ष्मता तक, उस लेवल तक की सूक्ष्मता तक जाने की संभव है जो कि माइंड की है। पर जो उससे सूक्ष्म प्रोसेसेस हैं चित्त, वृत्ति और बुद्धि के, वो कहाँ प्रोसेस होते हैं? मन के प्रोसेसेस तो माइंड पे ब्रेन पे हो रहे हैं, माइंड के प्रोसेस तो ब्रेन पे हो रहे हैं ना। तो वृत्ति मन पे प्रोसेस हो रही है, चित्त वृत्ति पे प्रोसेस हो रहा है। मतलब ऊपर वाला नीचे वाले का मूल्यांकन करता है।
जैसे वृत्ति मन का मूल्यांकन करता है कि मन ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मन ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ प्रोसेस हो रहा है? वृत्ति में। वृत्ति ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ प्रोसेस हो रहा है? चित्त में। तो ऐसे दोनों का कनेक्शन ऐसे सबका बना हुआ है। 3 कनेक्शन एक साथ हो गया ना। मन के एक तरफ शरीर है, एक तरफ वृत्ति है। तो मन शरीर को नियंत्रित करेगा, वृत्ति से नियंत्रित होगा। नहीं, ऐसे प्रोसेस हो रहा है। जैसे ब्रेन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसपे सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। जो ब्रेन इसलिए जरूरी है क्योंकि शरीर सूक्ष्म रियलिटी है, शरीर स्थूल रियलिटी है। स्थूल रियलिटी और सूक्ष्म रियलिटी के बीच में कनेक्टिंग चीज का नाम ब्रेन है जी। तो ऊपर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप में सूक्ष्म ही है, इसलिए आपस में कर लेती है। अच्छा, भाई मन और वृत्ति के लिए अलग से कोई कनेक्शन नहीं चाहिए ना, क्योंकि दोनों एक ही लेवल की चीजें हैं। ये जो बीच में वो लगाना पड़ा ट्रांसफार्मर जैसी चीज, स्टेप डाउन स्टेप अप, तो बेसिकली मन जीवन का हिस्सा है। जीवन अपने आप में सूक्ष्म वास्तविकता है, शरीर स्थूल वास्तविकता है। स्थूल वास्तविकता को सूक्ष्म के साथ कम्युनिकेट करना है, उसके लिए ये बीच में ब्रेन की जरूरत है। जब मन को वृत्ति से कनेक्ट करना है, वृत्ति को चित्त से करना है, तो डायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि वहां तो एक ही लेवल की चीजें हैं। ऐसा ठीक हो गया? बासिया है कि ऐसी बना रहे हैं? चलिए, स्नेह विश्वास की बात हो गई, सम्मान की बात हो गई। अब स्नेह की बात करते हैं। मैं लिखता नहीं हूं, मेरे को आजकल लिखना थोड़ा कम रुचि रह गई, बोल देता। रिकॉर्डिंग कर रहे हाँ, दूसरा वाला डाल देना। इसमें तो शिविर में जहां जहां कुछ अच्छा हुआ है बाकी शिविरों से लाके डाल देना, तो अपन बात करते। अभी स्नेह का मतलब क्या है? अभी स्नेह का मतलब क्या है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में स्नेह शब्द है कि नहीं है? है। क्या मतलब होता है स्नेह का? आत्मीयता, प्रेम। हमारे सारे शब्द एक ही जैसे है ना। सर पे हाथ फिरा दिया, स्नेह हो गया। या कैडबरी दे दिया तो बिल्कुल एकदम ओरिजिनल वाला हो गया, कैडबरी स्नेह। अंदर से मतलब क्या है स्नेह का? स्नेह का पर्पस क्या है? तो स्नेह का मतलब हुआ पूर्णता के अर्थ में जो परस्पर सहयोगी होने का भाव है, इसका नाम स्नेह है। हर चीज का कोई मतलब होगा ना। पूर्णता के अर्थ में जो सहयोगी होने का भाव है ना, ये सभी में कॉमन हो गया। बाप बेटी में भी हो गया, भाई बहन में भी हो गया, स्त्री पुरुष में भी हो गया, गुरु शिष्य में भी हो गया। तो पूर्णता के अर्थ में परस्पर सहयोगी होने का भाव, इसका नाम स्नेह। बढ़िया। पैरेलल कंपेयर करते जाओ कि वर्तमान में हम उसको कैसा देखते थे और दर्शन में हम उसको कैसा देख रहे हैं, तो स्नेह का भाव। चलिए, ममता। ममता ममता अभी कैसा है? ममता मतलब मारापन, अपनापन, अपनापन, लागणी। वही तो हो गया कंफ्यूजन। तो सभी में अपनापन है, किस में अपनापन नहीं होगा? लेकिन अपनेपन का पर्पस होगा। अपनेपन मतलब क्या करेंगे? करेंगे क्या अपनापन करके? साथ में खाना खा लेंगे, क्या करेंगे? तो ममता का मतलब क्या? बोलो माँ, ममता का मतलब क्या? तो बोले माँ का प्यार है, ऐसे तो मेरे होने का भाव। अभी मत लिखना, अभी तो ऐसे ही बोल रहा हूं। तो हमारी दादी को मेरे से बड़ा लगाव था।
हाँ, कैसा देखते थे वो बताता हूँ। हमारे यहाँ पीतल के इतना बड़ा ऐसा साइज का रहता था, बेला, बेला बोलते थे उसको, और चम्मच और चमची के बीच का साइज का एक चम्मच होता है। चमचा बड़ा वाला, चमची छोटी वाली, उसके बीच का एक साइज रहता है। तो बेला दूध में भर के 1 किलो दूध, आधा किलो दूध उसमें डाल के, और वो ऐसे जमीन पे बैठ जाती थी नीचे, और यहाँ मेरे को रखा, ऊपर से दूसरी टांग। अब ये ममता भाव व्यक्त होगा। अब इतनी मोटी टांग ऐसे कमजोर से शरीर पे आके पड़ेगी तो आदमी ऐसी उसमें से निकल तो सकता नहीं, तो रोना चालू। जैसी आ किया, आ करते ही स्वाहा। अब वो जब तक कटोरा खाली नहीं हो जाएगा, हवन चलेगा आखिरी तक। उस बीच में ज्यादा रोना गाना किया तो एक मोटा वाला हाथ धप से पड़ेगा। जैसे दूध अंदर जाता है तो सांस अटकती है, तो फिर ऐसे होता है, फिर मुश्किल से सांस आती है। आ किया स्वाहा। अब ये कर्मकांड एक दिन हो गया, कर्मकांड है कि ये कांड ही है। अब अगले दिन फिर बेला रख के बैठ गई हूँ, अब उसको देखते डर लगता है कि अब कर्मकांड होगा। तो भाई साहब ये रोज ममता भाव व्यक्त होता था, तो शरीर का हाल ऐसा है। अरे कैसे याद नहीं रहेगा, मार तो मैं ही खाया हूं। और उस बीच में जब वो टांग खोलती थी ना तो निकल के दौड़ते थे, पीछे से एक कमर में दुख पड़ता था। बहुत तंग किया दूध पिलाते समय, एक उस नाम का पड़ता था। रोना बंद करने के लिए भी मारते। हाँ, रोना बंद करने के लिए भी मारते थे। एक तो अच्छा बताओ, मेरे जैसा अनुभव कितने लोग के पास है? कितने लोग के पास ऐसे अनुभव हैं? है? एज क्या होगी? क्लास? मेरे को लगता है एक तो गांव से जब छुट्टियों में कभी गांव आते थे तब का हाल है। अब जो टांग में पकड़ में आता था तो इसका मतलब कितना होगा? 2-2.5 साल, 3 साल, 3-4 साल प्लस माइनस होगा। तभी तो 7 साल तक छोटा ही रहता है। हाँ, मैं पहला दौरान तक मेरी माँ को दूध पी। मैं क्लास 1 में स्कूल से भाग के आता था, दूध पी के जाता था। मैं 5वीं क्लास तक खाना वाना खाने में रुचि नहीं रखता था, तो मैं आधी छुट्टी में दौड़ के आता था, दूध पी के जाता था। पास था स्कूल। तो ऐसा ममता भाव है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सही अर्थों में देखें तो हमको यदि क्लैरिटी नहीं है मानव के, है ना, जैसे पत्नी, अब वो और कोई टाइम तो पकड़ में आएगा नहीं, खाने के समय पकड़ में आ जाता है। तो ऐसे खाना खाने बैठा, देखो तुम्हारी माँ तो ऐसा बोलती है, अब और नहीं चलेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। और उसका तो रोटी अटक गया। जितने ग्लैंड थे जिसमें से रस निकलना था, सारे ग्लैंड भाग गए। घर घर की कथा भी अलग टाइप। हर घर एक कथा है भैया, हर घर पे किताब लिखी जा सकती। हमारे घर में जो है वो सासू जी जो है साथ ही रहती थी, तो बच्चों को भी देखती थी, और उसके बाद से श्रीमती जी भोजन बना रही होती थी, वो लेकर के आती थी खाना खिलाने। तो इतना ज़्यादा थाली भर के ले आए। हाँ, तो हम कहें कि श्रीमती जी से कि सासू जी को न लाने दीजिए, आप ही परोस करके लाइए, नहीं तो खटिया पे लेटना पड़ेगा।
एक और काम मैंने जॉइंट फैमिली में अपने बचपन में देखा। जॉइंट फैमिली में माँ को अपने बच्चे के प्रति असुरक्षा होती है कि सबके बीच में मेरे बच्चे को ठीक से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई आइटम कम रह जाती है तो कमरे में अलग से ले जाके कुछ खिला देती है। वो देखो मुंह ढक रही, फिर सबके बीच में बोलती है खा, वो बोलता अभी तो खाया था, अब पोल खुल गई, बोले नहीं नहीं वो तो कल की बात थी। वो झंझट। जॉइंट फैमिली अपने आप में नर्क है। वैसे समझदारी नहीं है तो जॉइंट फैमिली साक्षात नर्क है, समझदारी नहीं है। और समझदारी है तो साक्षात स्वर्ग है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही परिवार नहीं टूटे ना, इतना कंजट रोज क्यों करें। इसलिए देखो पंजाबी फैमिलीज में स्टेट परंपरा है, लड़के का शादी हुआ, शादी होते ही अगले दिन से चूल्हा अलग ही होता है, वो परंपरा में है। हाँ सिस्टम में ही है, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि लड़के अलग हुए हैं, सिस्टम में है। शादी हुई अगले दिन से उसकी गृहस्थी, उसका चूल्हा, उसकी सेटिंग सेपरेट है। मेरे को लगता है उन्होंने ज्यादा समझदारी काम किया। रसोई अलग, हमारे फिर चाहे तुम साथ में खा लो, लेकिन सिस्टम अलग है। तो उसको पता कल होना ही है। मन मुटाव करके अलग होने की बजाय, मैं कितने परिवार ऐसे रहे जिनमें मैं, अब ये सब शिविर करते हैं, उठना बैठना होता ही है, नहीं भाई ये सिस्टम अलग कर लो, नहीं माने, नहीं नहीं हम तो साथ रहेंगे, जॉइंट फैमिली, ऐसा नहीं वैसा नहीं कर को लड़के अलग हुए। यदि पहले से सिस्टम अलग कर लेते तो हो सकता है थोड़ा उठना बैठना, प्यार बना रहता, बातचीत बनी रहती। लास्ट में लड़के अलग होते हैं तो उसके बाद तो बातचीत भी खत्म हो जाती है। और सारी बातचीत, ये जो परिवार में क्यों जीना नहीं हो रहा है, तो क्योंकि परिवार में देखो विचार ऐसी चीज है, वो जीवन की अभिव्यक्ति है। मैंने आपके साथ में 7 दिन लगाया, आपने ध्यान से सुना, नहीं सुना, आपको समझ में आया, नहीं आया, कुछ आया, ये अपने आप में अक्षय ताकत है, ये खत्म ही नहीं होती है। अगले शिविर में फिर 7 दिन बोल दिया, तो ये अक्षय ताकत है। यहां काफी गुंजाइश है। हम व्यवहार करते हैं तो उसमें ज्यादा ऊर्जा लगती है, विचार करते हैं तो कम ऊर्जा में काम चल रहा है, कार्य करते हैं और सीमित में, क्योंकि वहां शरीर बीच में आ गया ज्यादा। तो तीनों जगह में हम देखते हैं, तो जब हम परिवार में जी रहे हैं तो वहां विचार परक जीना नहीं होता है, कार्य और व्यवहार होता है। कार्य और व्यवहार में जो बारीकियां हैं, जो सूक्ष्मताएं हैं, वो तभी संभव है जब हम बहुत आचरण के साथ में किसी आचरण को पहचानते हैं, तो परिवार में साथ में जिया जा सकता है। और पति पत्नी वो संबंध है जहां कोई दूरी ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट हो गए हम। एक पति पत्नी के बीच में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इसका मतलब हम ट्रांसपेरेंट हो गए। इसका मतलब है कि जब तक हम, पति पत्नी के संबंध की परिभाषा ही है एक मन दो शरीर। इसका मतलब है कि जब तक वहां हम अपने में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं हो गए हैं, इसका मतलब है कि ट्रांसपेरेंट कौन है, व्यापक वस्तु ट्रांसपेरेंट है। जब तक हमने ज्ञान के रूप में, ज्ञान की ट्रांसपेरेंसी हम में नहीं हो गई है, ज्ञान पूर्ण नहीं हो गए हैं, आचरण पूर्ण नहीं हो गए हैं, तब तक पति पत्नी संबंध में 100% अच्छा नहीं चल सकता है, गारंटी है। तो पति पत्नी संबंध में चूंकि पत्नी बहुत सबमिसिव है, भारतीय परंपरा की है, वो आपको स्वीकार लेती है, आपको उसने बड़ा मान रखा है, आपकी बात को काटती नहीं है, या उसने मान रखा है कि चलेगी तो इसकी, इसलिए चल गई। जहां दोनों बराबर हो गए वहां नहीं चली। तो पति पत्नी संबंध की गहराई उतनी है जितने की हम कह रहे हैं कि हाँ हमारी कंप्लीट आचरण हमारा आ जाए तो ही, क्योंकि वहां आचरण आर पार है, तो इससे कम में वहां बात नहीं बनेगी। इसलिए सबसे ज्यादा जोग पति पत्नी वे क्यों बनते हैं,
क्योंकि वो जगह है जहां हमारी जीने की सबसे अधिक अपेक्षा है, और ये वो जगह है जहां सबसे अधिक असफल है। तो चुटकुले का बोल बोल के अपने घाव को सहला लेते हैं। भाई अपना ही ऐसा नहीं है, सबका ही हाल ऐसा है, इसमें थोड़ा आराम में आ जाते। चुटकुले सुनाने का इतना ही मतलब है। चलिए कहाँ पहुंच गए? ममता। तो ममता क्या चीज है? ममता है, अब ये समझ में आ गया कि शरीर का पोषण जीवन जागृति के लिए आवश्यक है। तो जीवन जागृति के अर्थ में शरीर के पोषण की जिम्मेदारी का भाव ममता है। जीवन जागृति के अर्थ में शरीर के पोषण की जिम्मेदारी का भाव। जीवन जागृति के अर्थ में शरीर के पोषण की जिम्मेदारी का भाव। तो कब पोषण कर पाएंगे? जागृति का ज्ञान होगा, शरीर का ज्ञान होगा, पोषण का ज्ञान होगा, तो एक बच्चे का पोषण कर पाए। एक पोषण करने के लिए इतने की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि देखो, हमने ये भी देखा कि पूरी प्रकृति में देखें, पूरी प्रकृति में जो विकास है, पूरी प्रकृति में जो एक स्थिति से अग्रिम स्थिति है, जिसको हम विकास कह रहे हैं, वो उत्सव पूर्वक ही होता है ना? उत्सव पूर्वक ही होता है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को पहचानता है, ये उत्सव है। जब एक कोशिका, जब एक गुणसूत्र में, जिसको हम कोशिका का मूल कह रहे हैं, गुणसूत्र में कोई तृप्ति होती है, उससे कोई नया डिजाइन बनता है, वो कोई तृप्ति के साथ हो रहा है। जब मानव किसी जब अपने मानव के ढंग से समझें, जैसे हमको कोई एक से एक चीज समझ में आती है, तुरंत कैसा मन होता है? शिविर के दौरान कोई एक बात बढ़िया से समझ में आ जाती है, तुरंत उसके बाद कैसा फील होता है? व्यवहार में लाने का। अगली स्थिति के लिए आ गया काम, और समझने का, व्यवहार में लाने का। तो इसका मतलब हुआ कि पूरी सृष्टि में आगे बढ़ने का नियम तृप्ति ही है। एक तृप्ति से मिली ऊर्जा अगली तृप्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमारी जिंदगी कैसी है? हम बच्चे को क्या बोल रहे हैं? देख, उसको देख, उसको देख। ये हम बच्चे को तृप्ति की जगह ले जा रहे हैं कि अतृप्ति की ले जा रहे हैं? हमने उल्टा पहचाना है कि आदमी का मोटिवेशन असंतुष्टि है। असंतुष्ट रहेगा तो चलेगा, असंतुष्ट रहेगा तो चलेगा कि पूर्णता के लिए चलेगा? आधुनिक साइकोलॉजी तो ऐसा मानता है कि संतोष से व्यवहार हमारी विकास रुक जाएगा, रुक जाता है। तो जिंदा गलत नहीं कह रहा है। जिंदा रहने के धरातल पर असंतुष्टि ही प्रेरणा स्रोत है, गलत नहीं कह रहा है। पूरे वर्ल्ड की सारी साइकोलॉजिकल थियरीज, तमाम तरह की इस तरह की मोटिवेशनल स्पीच, तमाम तरह की चीजों को आप देखोगे तो सबकी हैसियत संवेदनशीलता से ज्यादा की नहीं है। ये एक समझने लायक बात है, बार बार ये पकड़ने लायक बात है। और सारे जितना भी ज्ञान भाग कहा गया है, उसमें से मैक्सिमम या तो ईश्वर की तरफ जाएगा तो समझ में वैसे भी नहीं आएगा, और यदि वो जीने से कनेक्ट होने की तरफ जाएगा तो वो जिंदा रहने के रोशनी में खुलता है। इसलिए असंतुष्ट रहोगे तो विकास होगा, संतुष्ट हो जाओगे तो विकास रुक जाएगा। इसलिए धर्म को अफीम की गोली कहा गया। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम की गोली इसलिए कहा कि यदि तो जाहि विधि रखे राम, तो पड़े रहो जहां पड़े, राम ने रखा है। तो क्या समझ के वो बोला गया था, हमने उसको क्या समझा, दोनों में बहुत गैप हो सकता है। राम का मतलब ज्ञान, राम का तात्विक मीनिंग ज्ञान है। तो जब तक ज्ञान पकड़ में नहीं आएगा, तब तक होना पकड़ में नहीं आएगा, तब तक रहना पकड़ में नहीं आएगा। और जब राम समझ में आया तो पता चला वो क्रिया शून्य है, तो पता चला वो रखता ही नहीं है, तुम रहते हो। कल्पनाशीलता तुम्हारे पास है, तुमको समझने जीने का अधिकार दे दिया गया है कल्पनाशीलता के नाम पे। इसलिए ईश्वर कृपा हो चुकी है, देवी देवता कृपा हो चुकी है, स्व कृपा शेष है।
मैं स्वकृपा को भी देवी देवता पे डालना चाहता हूं। तुम ही मेरी जगह आके समझ लो, तुम ही जी लो। तो मूल बात है कि जो स्वकृपा है ना, ईश्वर है ही, उसकी महिमा जो उपलब्ध होना था हो गई है। जो भी धरती के अभी तक के जागृत जीवन है, या जो भी श्रेष्ठ जीवन है, या जो भी श्रेष्ठ मानव हैं, उनको जो अच्छा करना कर ही रहे हैं, वो सहयोग के रूप में हमको सारी चीजें उपलब्धि हैं। अब मुझको क्या करना है ये तय नहीं है। तो मुझको जो करना है वो स्वकृपा है। तो स्वकृपा का मतलब है समझना, समझते हैं तो समझ के ही जीना होता है, और समझने का कंटेंट हमारे हाथ में है नहीं, इसलिए मानने का ही कंटेंट होता है। तो सारे क्रियाकलाप में क्या बात पहुंचा? ममता किसको बोल रहे हैं? जीवन जागृति के अर्थ में शरीर के पोषण की जिम्मेदारी का भाव। तो जीवन जागृति समझ में आएगा, पोषण समझ में आएगा, शरीर समझ में आएगा। हमारे सारे भोजन, जैसे मारवाड़ी भोजन और ये है ना तमाम भोजन, ये उस समय के हैं जब हम बहुत मेहनत किया करते थे। काठियावाड़ी काफ़ी लग्जरी भोजन होता है, वैसा मैंने कभी ऐसा खाया ध्यान तो नहीं है, पर सुना है ना। हाँ, खाया भी होगा तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन सारे भोजन उस समय के हैं जब हम बहुत श्रम किया करते थे। तो उसमें घी की मात्रा, उसमें है ना उड़द का, जैसे नॉर्थ इंडिया में उड़द की दाल खाई जाती, माँ की दाल बोलते हैं उड़द की दाल। छत्तीसगढ़ में नहीं खाते क्योंकि वहाँ के मौसम में भारी है वो, या वहाँ इतना जो भी। अब इन सारी चीज़ों को देखोगे, अब हमारी जगह भी बदल गई। अब राजस्थान में रहता हुआ आदमी मुंबई पहुँच गया, तो हमारी जगह बदल गई, हमारी जीवन शैली बदल गई। जगह बदल गई, जीवन शैली बदल गई, भोजन वही है, कहाँ सूट करेगा? तो यदि ये ज्ञान होगा, पोषण का ज्ञान होगा, जागृति का ज्ञान होगा, तो किस मनस्थिति में खाना बनाया जाए, किस मनस्थिति से खाना खिलाया जाए, जो कुछ अपनी बात ये चल रही थी, यदि आदमी आगे बढ़ता है तो उत्साहपूर्वक बढ़ता है, पूर्णता के लिए बढ़ता है। तो जिंदा रहने के धरातल पर असंतुष्ट रहोगे तो ही विकास होगा, और जीने के धरातल को पहचानते हैं, मैं कितना अधिक उपकारी हो जाऊं, मैं कितना अधिक उपयोगी हो जाऊं। आप जो काम कर रहे हो असंतुष्ट होकर कर रहे हो कि संतुष्टि के लिए कर रहे हो? असंतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा, और विकास क्यों करना है? संतुष्ट होने के लिए। फंस गया। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कि जिंदा रहने की दुनिया एकदम अलग है, उसके नियम अलग हैं, उसका एग्जीक्यूशन अलग है। ये जिंदा रहने के नियम अलग हैं, उसकी दुनिया अलग है। ये बात को पकड़ेंगे तो हम सारी चीजों को, पहले क्या कहा जा रहा था, क्यों कहा जा रहा था, वो भी समझ में आएगा, वो कैसे गलत है ये भी समझ में आएगा, ठीक क्या होगा ये भी समझ में आएगा। तो एक माँ को अपने ममता भाव को पोषण देने के लिए, एक ही माँ के 2 बच्चे हो सकते हैं जिनका वात पित्त कफ का रेशो अलग अलग हो सकता है। तो जो एक बच्चे को सूट करता है वो दूसरे बच्चे को सूट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यदि उतना ध्यान होगा तो हम इस मशीन को ठीक से हैंडल कर पाएंगे। तो इस मशीन के साथ गर्भकाल में कितनी गलतियां हुई हैं, इस मशीन के साथ बाहर आने के बाद कितनी गलतियां हुई हैं, उसके बाद भी चल फिर लेते हैं ठीक ठाक ही, ऐसा सोचेंगे तो इससे पता चला अभी का ममता भाव कैसा है। दूध पिलाया, कैसा मैंने बता ही दिया, दूध कैसे पिलाया है ना। नियत की कमी नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नियत की कमी नहीं है, वस्तु प्यार ही है। इसको 2 किलो दूध पिला दो, बस पेट में डाल दो कैसे भी, बाकी तो पचेगा अपने आप। तो 4 साल का मेरा बच्चा 16 साल जैसा दिखने लगे। चलिए, माँ का हाल देख लिया, अब पिताजी की ओर चलते हैं। वात्सल्य, वात्सल्य, अभी वात्सल्य का मतलब क्या है? अभी वात्सल्य का मतलब क्या है? सुविधाएं दिला देना,
या जो मैं कह रहा हूं हमको जिंदगी की समझ है, हमारी बात मानो। तो अभी हम परिवार में समझाने का काम करते हैं कि मनवाते हैं? मनवाते हैं। हमारे पास समझ है कि मान्यताएं हैं? मान्यताएं। तो समझाने का तरीका है या दबाव देके अपनी बात मनवाने का तरीका है? समझाने का तरीका। समझ का कंटेंट क्या है? समझ का कंटेंट है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, सारी इकाइयां संपृक्त हैं, उपयोगिता पूरकता में, अखंडता के अर्थ में एक दूसरे को पहचानती है। सभी इकाइयां स्वनियंत्रित हैं, स्वानुशासित हैं, है ना? बिल्कुल वो दुनिया अलग है। हमारी दुनिया कैसी है? हम स्वयं अनियंत्रित रहते हुए दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। कल वो थे ना सज्जन जो बता रहे थे उनका बेटा सुनता नहीं है, वो उसकी माँ बता रही थी क्यों नहीं सुनता है, बोले जो बोलते हैं इनके आचरण में नहीं है। कल माँ ने साफ कहा ना कि बेटा इनकी बात क्यों नहीं सुनता है, तो बेटा ये कहता है कि जो ये बोलते हैं इनके खुद के आचरण में नहीं है, तो मैं नहीं सुनूंगा। तुम्हारी बात बेशक ठीक है पर मैं सुनूंगा नहीं, क्योंकि वो प्रतिक्रिया में चला गया। तुमको मेरे को चलाने का कोई अधिकार, अविकसित इकाई विकसित इकाई को नहीं चला सकती, या अविकसित इकाई दूसरी अविकसित को भी नहीं चला सकती। विकसित इकाई ही दूसरी विकसित इकाई को मार्गदर्शन दे सकती है। अब यदि बेटे ने पहचान लिया है कि बाप विकसित नहीं है, हाँ उसने ये पहचान लिया कि पैसे के मामले में विकसित है, तो तुम पैसा दे दो बाकी मैं देख लूंगा, तो क्या गलत कह रहा है? तो वात्सल्य क्या है? वात्सल्य क्या है? जीवन जागृति के अर्थ में दूसरे के पोषण की जिम्मेदारी का भाव। संरक्षण, संरक्षण, दूसरे को समझदार बनाने की जिम्मेदारी का भाव, दूसरे को समझदार बनाने की जिम्मेदारी का भाव। इस सारी चर्चा में बार बार क्या निकल के आ रहा है? दूसरे को समझदार बनाने की जिम्मेदारी का भाव। हर माँ बाप में अपने बच्चे को समझदार बनाने की जिम्मेदारी का भाव रहता ही है, समझदारी नहीं रहती है, इसलिए बच्चे रिएक्ट करते हैं। भाई तुम माँ बाप ही लड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो मैं उनसे क्या सुनूं फिर? जिनकी स्थितियां थोड़ी अच्छी हैं वो अच्छी हैं, खुशी की बात है। एनआईटी स्टूडेंट्स के साथ शिविर करते हुए ऐसे ही बच्चे थे जो ये शेयर करते थे, सर हॉस्टल का खाना पसंद नहीं है पर छुट्टियों में भी घर नहीं जाते हैं, क्योंकि घर जाके जो घर में क्लेश देखना पड़ता है उससे अच्छा होटल का खराब खाना ठीक है। तो शादी कोई जिम्मेदारी की जगह है, शादी कोई बड़ी बात है, दो लोगों का साथ में जीना कोई बड़ी बात है, उस परिवार में बच्चों का आना कोई बड़ी बात है, ये कोई बड़ी घटना है। लेकिन हमारा बड़ी घटना के तरफ ध्यान नहीं था। हमारा तो ये था कि चलो हम तो खुशी मनाने गए थे, बीच में बच्चे आ गए, अब आ ही गए तो पाल लेते हैं। जिम्मेदारी से बच्चे कहाँ आए? तो ऐसा यदि हमको पता होगा कि जीवन जागृत, जैसे अब मान लो आप शेर है, क्या है, हेमंत भाई नहीं हिम्मत भाई, अब यदि हिम्मत भाई दोनों पति पत्नी अपने शिद्दत के साथ समझने में लगे हैं, परिवार समझने में लगा है, बेटा बहू है ना समझने में लगे हैं, तो अब लगता है कि घर में कोई जीवन आ रहा है। भाषा ही बदल गई, भाषा ही बदल गई, घर में कोई नया जीवन आने वाला है। तो नया जीवन आने वाला है तो हमारी तैयारी अलग है, हमारी मानसिकता अलग है, हमारा उसको पोषण देने का तरीका बदल जाएगा, है ना। तो हमारे लिए बायोलॉजिकल टॉय नहीं है, एक जिम्मेदारी के साथ आ रहा है कि वो आ रहा है तो वो एक श्रेष्ठ आचरण को परिवार में देखना चाहेगा। तो केवल बच्चे को वस्तुएं उपलब्ध कराने के स्थान पर श्रेष्ठ आचरण की तैयारी पूरा परिवार करेगा, तो ये जीवन का स्वागत है। हम खुद मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऑफ कोर्स हम खुद मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यही बात बहुत शानदार। हमारे मरने के इस अर्थ में मानव अमर है
तो जागृति अमर है, शरीर अमर नहीं है। एक माँ बाप अपनी समझदारी को, अपनी जिंदगी में जो भी मैच्योरिटी उन्होंने पाई है वो अगली पीढ़ी को शिफ्ट करके चला जाता है। कितना बड़ा काम है। तो परिवार कैसा, यदि ये समझ में आएगा तो परिवार, तो फिर ये जो हम भाग भाग के समाज सेवा करने जा रहे हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको घर में कुछ अपने लायक काम भी समझ में नहीं आया है। हम घर में करें क्या? तो रोजगार कहीं बाहर ढूंढना पड़ता है। यदि घर में इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझ में आ जाएगी कि यार आदमी बनना, हर घर अपना काम देख ले, यार समाज सेवा की जरूरत क्या है? हम एक ऐसा समाज पहचानना चाहते हैं जहां समाज सेवा शून्य होती है, करने नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। हर घर अपनी जिम्मेदारी संभाल ले, क्यों समाज सेवा की जरूरत है? कुछ घर गैर जिम्मेदारी में परेशान है, कुछ ओवर जिम्मेदारी में परेशान है। सारे समाज सेवकों के घर में झगड़ा रहता है, क्योंकि घर अस्त व्यस्त हो जाता है। आपका फोकस बाहर हो गया, ना बाहर ठीक हुआ ना घर ठीक हुआ। लास्ट में ये समझ में आया है, हाथ झाड़ के चले जुआरी। हाँ, हाथ झाड़। हम तो ऐसा सिखाते हैं कि अगर सुखी होने का है तो घर पर सलाह मत दो, सलाह देने के लिए इतना बड़ा समाज है। नहीं, उसका पॉजिटिव मीनिंग ये है, दुखी नहीं होना है तो घर पे सलाह मत दो। क्योंकि वैसे भी कुछ सुनने वाला नहीं है, ऊपर से प्रतिक्रिया मिलेगी। तुम करते क्या हो जो इतनी बात कर रहे हो? कोई जिम्मेदारी ली है कभी आज तक? सब्जी लाए हो कभी? घर ज्यादा मुश्किल जगह है, समाज में काम करना बहुत आसान है। हाँ जी, तो वात्सल्य क्या हुआ? तो अभी माँ बाप के पास ना समझ है ना समझाने का तरीका है ना? समझ के नाम पे मान्यताएं हैं, समझाने के नाम पे मनवाना है ना? और जिंदा रहने के नाम पे, जीने के नाम पे जिंदा रहना है। तो ये गैप्स पकड़ में आ रहे हैं लगातार। सार बात इतनी। चलिए, वात्सल्य हो गया, और क्या? कृतज्ञता, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। अभी कृतज्ञता क्या है? आभार, थैंक यू। आभार, आभार जो है इतना भारी हो जाता है कि आदमी लेना ही नहीं चाहता। किसी से सहयोग आदमी कब मांगता है? मजबूरी में, जबकि सहयोग देना और लेना दोनों खुशी की जगह हो। सहयोग देने वाला अहंकार में जाता है, लेने वाला इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाता है। ये अभी की स्थितियां हैं। इसलिए कोई किसी से सहयोग लेना नहीं चाहता है, क्योंकि सहयोग लेना ही उसको अपने छोटेपन, अपना छोटापन दिखाई देता है सहयोग लेने में। तो यदि सहयोग देने वाला अहंकार में गया, लेने वाला हीनता में गया, ये दोनों ही लॉस है, दोनों ही दुर्घटना है। इसलिए हम इस दुर्घटना से बचना चाहते हैं। इसलिए कुछ भी हो हमारे परिवार पे, हम पे कुछ भी गुजरती है, हम किसी से सहयोग लेना नहीं चाहते। क्यों? क्यों? सामने वाले में अहंकार आता है तो खुद में हिंसा आता है। सामने वाले में ना भी आए तो भी हम में आ ही सकता है। हम तो अपने आप में समर्थ हैं दुखी होने के लिए। दुखी होने के लिए अपने को दूसरे की जरूरत ही नहीं है। हम स्वावलंबी हैं इस काम में।
दोनों संभव है, उसको आए और हमको भी आ जाए, उसको ना आए तो भी हमको आ जाए, ऐसा हो ही सकता है, क्योंकि मैं तो मेरी मानसिकता के साथ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? सहयोग देने वाला अहंकार में जाता है, लेने वाला हीन भाव से ग्रस्त होता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, अपनेपन का भाव नहीं है, क्योंकि अपनापन का भाव भी नहीं। देखो, फिर से एक बात कहना चाहता हूं, उसको बहुत गहराई से खूंटा बांध लिया जाए कि मैं हर सांस लूं कि शरीर को बनाए रखने के लिए खेती करूं, कि व्यवसाय करूं, कि खाना खाऊं, मैं कुछ भी करूं, सार इतना है कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आखिर इस शरीर के पीछे इतनी मेहनत क्यों करता हूं? क्योंकि शरीर मेरे जागृत होने का साधन है। तो आदमी की जिंदगी का सेंटर पॉइंट एक ही है कि उसको सुख की तलाश है, वो जो कुछ भी करे उससे वो सुखी होता है, तो उसकी पेमेंट हो गई। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक काम करता हूं, मेरी पेमेंट क्या है? तो यदि मैं समझा हूं तो उसका प्रमाण मिल जाए, और यदि मेरे समझने में कमी है तो मेरी यात्रा पूरी हो जाए। ये तो मेरा नेट पेमेंट है। इससे आपकी भी जिंदगी में कुछ बेहतर होता है, ये बाय प्रोडक्ट है। हाँ हाँ, तभी ये चल सकता है, नहीं तो नहीं चलेगा। प्रेरणा स्रोत अंदर होना चाहिए। हाँ, तब अपन अपने घर में है। आपके घर में खुशी मांगने आऊंगा तो परेशान हो जाऊंगा। तो यदि इस काम को करने से मेरी पर्सनल ग्रोथ, मेरी जागृति के अर्थ में गति बनती है, और जो समझा है उसका प्रमाण के रूप में आपकी जिंदगी में गति बनती है, अभी प्रमाण ना कहें, अभी वातावरण ही बनना कहें, तो एक्चुअल पेमेंट तो मेरी गति है। फिर मैं बाहर भी कुछ अच्छा होते हुए देखना चाहता हूं, वो भी मेरी खुशी के लिए मेरी जरूरत है। तो आपकी मानसिकता में कोई परिवर्तन आता है ना। अभी रात दिल्ली बात हो रही थी, तो दोनों जो IAS ऑफिसर ने शिविर किया, उनका बिल्कुल रंग ढंग बदला हुआ है। और पहले उनसे कोई काम बात करना, कोई सोल्यूशन लेना, या वो कोई चीज़ को समझते भी नहीं है, फिर भी वो जो बोलते हैं वही करना होता है, वो समझे ना समझे, क्योंकि बॉस तो वही होते हैं। अब वो कहते हैं कि इस मामले में तो तुम्हारी समझ अच्छी है, तुम जो बोल रहे हो वही ठीक है। शिविर के पहले ये प्रॉब्लम थी कि हैप्पीनेस डायरेक्टर जो IAS ऑफिसर है ना, मात्र अभी 27-28 साल की लड़की ही है, अब उसकी अपनी एक जर्नी है। अब अपनी जर्नी में वो मानती है कि गुस्सा तो स्वाभाविक है, टेंशन तो स्वाभाविक है। तो हैप्पीनेस कैरिकुलम में गुस्सा और टेंशन से मुक्त कैसे होना है, उसका कंटेंट लाओ। हम कह रहे हैं ये कंटेंट ही नहीं है, हमको उपयोगिता पूरकता पहचान में नहीं आई, इसलिए गुस्सा और हमको टेंशन आई। तो जो सकारात्मक है उस पर बात करने की जरूरत है, लेकिन बॉस तो वही है। अब वो शिविर से गुजर गई, तो अब वो कह रही है कि नहीं, अब तुम जो कह रहे हो वही ठीक है। कितना फर्क पड़ गया। तो जो सीनियर जो चेयरमैन हैप्पीनेस है, कल उनसे बात हो रही थी, तो बोले भैया इतना आराम हो गया है ना। और उन्होंने पूरे अपने IT टीम को लगा दिया है, पूरे वर्कशॉप के साथ 1-1 घंटे के वीडियो बनाओ, साथ में इंग्लिश में उनका क्या बोलते हैं वो टाइटलिंग करो, है ना, उसको पॉडकास्ट करेंगे, विश्व की तमाम यूनिवर्सिटीज को भेजेंगे कि हम ये काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब यदि वो लाइनअप हो गया तो काम कितना आराम का हो गया। काम करने में थोड़ी थकान होती है, थकान होती है जूझने में। मैं आपको मनाना चाहता हूं, आप नहीं मान रहे हो। मैं सोचता हूं ऐसे काम करना ठीक है, आप सोचते हो वैसे करना ठीक है। और काम करना मुझको है, करना आपके अनुसार है, तो इसमें थकान पैदा होती है ना। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि ये क्लैरिटी हमारी बनती है तो काम तो हमारे लिए उत्सव है। तो इससे ही निकल के आया कि कार्यक्रम मानव की तृप्ति की अभिव्यक्ति है।
कोई भी कार्यक्रम, जैसे एक माँ बच्चे की सेवा करती है, उसको थकान होती है क्या? है ना? जो आप किसी से प्यार व्यार करते हो, डेटिंग वेटिंग देते हो, डेट वेट करते हैं ना आजकल, हमारे जमाने में तो नहीं था, तो उसमें थकान होती है आने जाने में? थकान नहीं होती, उसमें गर्मी भी नहीं लगती। तो जिस चीज से हमको सुख मिलता है, उस चीज के लिए, उस काम के लिए कुछ भी करना हमारी तृप्ति की अभिव्यक्ति है। जब काम हमारी तृप्ति की अभिव्यक्ति है तो वो थकान नहीं देता। थकान काम से कभी नहीं। थकान यही है कि मैं करना नहीं चाहता और मेरे को करना पड़ रहा है। थकान इस बात की है, जो मैं कर रहा हूं उसमें मेरा मन शामिल नहीं है। घरों में देखो, एक बहू घर का सारा काम निपटा लेती है, नहीं थकती है। 2 बहू होने से काम आधा, टेंशन डबल। 3 बहू होने से काम 1/3, टेंशन 3 गुना। काम से नहीं थक रहा है, जो अपने में जूझ रहा है और जो अपनों से जूझ रहा है, थकान इस बात की। मेरे पास समाधान नहीं है, थकान इस बात की। तो क्या निकला? जिंदगी में कुछ भी करें, पेमेंट के बिना कुछ नहीं होता है। पेमेंट क्या चाहिए? जागृति ही मेरी पेमेंट है। तो मैं जूता बनाऊं कि चप्पल बनाऊं कि नाली साफ करूं कि खेती करूं कि गाय की पूंछ पकड़ूं कि मैं फैक्ट्री जाऊं कि मैं शहर चलाऊं कि मैं देश चलाऊं, इससे मेरी, कि मैं खाना बनाऊं कि मैं घर साफ करूं, इससे मेरी जागृति सुनिश्चित होती होगी, ये मेरी जागृति में सहायक होगा, तो मैं कभी बोर नहीं होऊंगा, कभी नहीं थकूंगा। और इससे यदि जागृति सुनिश्चित नहीं होती है तो इसका नाम बेगारी है। बेगारी का मतलब काम किए और पेमेंट नहीं मिला। तो जीवन तृप्ति रूपी जो पेमेंट है वो आदमी की मौलिक जरूरत है। और यदि जीने की समझ नहीं है तो जीवन तृप्ति रूपी पेमेंट नहीं मिला है। कुछ पैसे मिले थे, वो घोड़े को मेंटेन करने में चले गए। तेरा क्या होगा कालिया? कालिया खाली रह गया। मुझको कुछ नहीं मिला। जो भी पेमेंट मिला वो किसके काम आया? वो तो शरीर के काम आ गया, घोड़ा पालने में खर्च हो गया। मेरे को कुछ मिला ही नहीं, तो मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? फिर लास्ट में अंतिम ज्ञान आ जाता है, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। तो क्या निकला? सारी जिंदगी क्या है? जीवन तृप्ति की कहानी। सारी जिंदगी जीवन तृप्ति की कहानी है। जीवन तृप्ति नहीं हुई तो ना कोई अपना अपना लगता है, अपना आपा भी अपना नहीं लगता है, ये शरीर भी अपना नहीं लगता, इसको भी पंखे से लटका दो ऐसे लगता है। तो वात्सल्य का मतलब है दूसरे को समझदार बनाने की जिम्मेदारी का भाव। यह भाव कब सफल होगा? तब मैं समझदार रहूंगा कि मैं ना समझ रहते हुए दूसरों को समझदार बनाऊंगा? है मुझे समझदार होना। तो घर में बच्चे यदि माँ बाप को पढ़ते लिखते देखेंगे, माँ बाप को और चाचा चाची पूरे परिवारों को आपस में बैठ के चर्चा करते देखेंगे, समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन करना है उसके लिए चर्चा करते देखेंगे, काम करते देखेंगे, उत्पादन करते देखेंगे, एक दूसरे का कुछ स्नेह प्यार से उठते बैठते देखेंगे, तो उनको लगे यार जिंदगी तो बहुत शानदार चीज है। जीवन जागृति को लेके सबके साथ बातचीत हो सकती है। देखो शिविर में कभी कभी तो क्लास 5-6 के बच्चे थे ही, अभी क्लास 4 की बच्ची थी, वो क्लास 4 की बच्ची भी है और आप लोग की उम्र 70 साल 76। क्या बात, आपकी भी जवानी गजब है। 75 का हाल है।
तो 75 से लेके और 10 साल तक का बच्चा, 8 साल तक का बच्चा एक ही सभा में बैठ के एंजॉय कर रहा है, तो इसका मतलब सबसे बातचीत हो सकती है। शुरू में जब हमने शिविर शुरू करना शुरू किया था, एक ऐसे शिविर हो सकता है, महिलाओं के लिए अलग बात होती है, पुरुष के लिए अलग बात होती है, पढ़े लिखों के लिए अलग बात होती है, बच्चों से अलग बात होती है, सबको एक साथ बिठा देते हो। मैं तुम भी आ जाओ, बैठ के देखो। अब वही सभा है जिसमें IAS भी बैठा है, जिसमें अनपढ़ भी बैठे एक ही सभा है और दोनों एंजॉय करते हैं। और कई बार वो अनपढ़ ज्यादा अच्छी बात कह रहे हैं, इसको लग रहा है यार मैं नहीं कह पा रहा हूं, तो उसको भी समझ में आता है यार जिंदगी कैसी अधूरी है। कोई कोई लोग ना बहुत प्रतिभाशाली हो जाते हैं। वो जो मैडम थी अभी IAS, वो पोल डांस और वो ये डांस और वो म्यूजिक और वो IAS और वो हिस्ट्री और काम कितना उसने कर रखा था काम। इतने सारे डायमेंशन में कैसे एक आदमी कर सकता है, तो हमको लगता है यार तुम्हारा तो इतना सारा कैसे कर डाली। बोले टीवी देख के। मैं वो कैसे? बोले टीवी में देखते हैं सेलिब्रिटी सब कुछ कर सकता है, सेलिब्रिटी वही है जो सब कुछ कर सकता है। तो 15 घंटे पढ़ना, 4 घंटे चिल करना, फिर उसमें दारू भी सब उड़ा सब कर डालेंगे। हर जगह हमको आगे रहना है, बस ये भी एक कॉन्सेप्ट है। हर जगह मेरे को टॉप पे रहना है। अब जीवन तो अक्षय बल शक्ति संपन्न है, स्वीकार लिया तो कर ही लेता है, जैसा स्वीकार लिया वैसा कर लेता है। अरे पता तो चले आगे क्या है, किसको आगे मान रहे हो, उतना ही झंझट है बस। कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। तो जब मेरे को समझ में आएगा कि जागृति मुख्य काम है, जागृति के अर्थ में मेरे को बढ़िया से चलना है, फिर जितने काम, फिर किसकी कितनी ऊपर वाली कैप गायब है, तो मेरे को अभी ये समझ नहीं आता है कि मैं क्या क्या करूं और क्या ना करूं। दुनिया में तो 1000 चीजें हैं, 1000 चीजों में से मैं आपसे ज्यादा कर लेता हूं तो मैं आपसे बड़ा हो जाता हूं। तो अभी मेरी जर्नी ये है कि मैं सबसे बड़ा हो जाऊं। मैं अपने में बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे बड़ा होने का मतलब है मेरा अहंकार बिल्कुल आसमान पे चला गया। और इसी बात को लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, देखो इतना प्रतिभाशाली, देखो इसमें भी आगे, देखो उसमें भी आगे, देखो उसमें भी आगे, और जिंदगी में पीछे। जब अकेले में आप बैठते हो तो आपको कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो वही बात बार बार है कि जब तक हमारा जागृति का कैप ऊपर नहीं लगेगा तो क्या चीज मेरे लिए उपयोगी है, क्या चीज मेरे लिए उपयोगी नहीं है, किसी काम को मैं क्यों करूं क्यों ना करूं, ये तय नहीं होता है। फिर मेरे को जो मूल चीज है कि मेरे को अपनी जर्नी की भी समझ नहीं आती है, तो बाहर किसी को 10 लैंग्वेज आती है, उसको देख के लगता है कि मेरे को तो 11 आनी चाहिए, जबकि आपकी वो जर्नी नहीं है। तो आप दूसरे की जर्नी भी ओढ़ लिए। मेरे को भाषा सीखने में कोई रुचि नहीं, शुरू से ही नहीं। तो मेरे को एक ही भाषा, यही भाषा मेरी बाहर की है, यही भाषा मेरी घर की है। जबकि हम जिस ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ हिंदी ही चलती है, वेस्टर्न यूपी है ना, लेकिन मेरे को उस भाषा में भी कोई रुचि। जबकि मैं अलग अलग राज्यों में काफी लंबे समय तक रहा हूँ, लेकिन मैं किसी राज्य की भाषा नहीं सीख पाता हूँ। वो मजाक के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर लेता हूँ, वो अलग बात। अब मेरी रुचि नहीं है, किसी किसी की रुचि होती है। तो ये बात सब लोगों में एक जैसा नहीं मिले। भाषा के प्रति रुचि सभी लोगों में एक जैसी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, ये अलग अलग मामला है। जागृति के लिए सबकी रुचि एक जैसी होगी कि नहीं होगी? स्वीकार्य होगा, गति सबकी अपनी अपनी होगी। तो जब तक ये ऊपर वाली कैप, जागृति वाली कैप नहीं लगेगी, तब तक हम ये पहचान नहीं पाते हैं कि क्या चीज मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंस है। दूसरों ने कर लिया और मेरे को उससे आगे रहना है, इसलिए मेरे को करना है। मेहनत तो लगता है, पहुंचते कहीं नहीं। राजा भैया कहाँ है? आओ। वो सीवियर डिप्रेशन से वो गुजर रही है, वो IAS सीवियर डिप्रेशन से गुजर रही है। 5,000 रुपया पर आवर का कंसल्टेंट जो साइकेट्रिक लोग रहते हैं काउंसलिंग के लिए, उसके साथ में लगातार उसका अपॉइंटमेंट चलता है, और कितना गोली और दवाई खा खा के सरवाइव कर रही। मजा नहीं आ रहा है जिंदगी में। अब सब देख लिया उसने, IAS भी देख लिया है ना, 28 साल की अभी है, उसमें SDM रह ली और कमिश्नर रह ली, सब रह ली
और कोई संस्कार तो है ऊंचा, ये सब देख के बोले ये सब में मजा नहीं आ रहा है, आप क्या करें? ये डिप्रेशन का कारण है। ऊपर से कुछ मान्यताएं, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, एक दिन ये संसार खत्म हो जाने वाला है। और आदमी में ये दूसरों को अच्छा क्यों दिखाना है, ये अहंकार भी रहता ही है। मैं तो अच्छा हूं, बात खत्म हो गई, मैं अपने आप को अच्छा मानता हूं। कंडीशनिंग, तो एक कंडीशनिंग ये कि सभी कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर उसमें उत्साह नहीं आता है कुछ करने का। यदि सब कुछ खत्म होने ही वाला है तो फिर मैं क्या करूंगा? ये मकान गिरने ही वाला है तो इसमें क्या करेंगे रंग पेंट करा के? तो कुछ करने का भी उत्साह नहीं आ रहा है। उसको एक से एक पोर्टफोलियो मिल रहा है, उसको लग रहा है मेरे को रुचि नहीं, हैप्पीनेस डायरेक्टर है। और जबकि वो जिंदगी के बारे में वो बहुत सारा कुछ सोचती है, लिखती है ना, उसके उस सोचने लिखने के कारण ही उसको हैप्पीनेस डायरेक्टर का दिया गया पद। लेकिन उसके पास वो पोर्टफोलियो 5 महीने से है, उसको उसमें कोई रुचि, क्या करूं, मेरे को मजा नहीं आ रहा है। और ये इतना सारे जो ये बड़े पदों को हैंडल करने का मतलब है, इतने सारे प्रेशर आते हैं लगातार, मंत्री जी कुछ करवाना चाहते हैं, ऊपर सेक्रेटरी कुछ करवाना चाहता है, फलाना कुछ और करवाना चाहता है, और उस जो मेरे को पोर्टफोलियो मिला उसमें मेरे को रुचि नहीं है। तो कितने दबाव आदमी पे रहते होंगे। ये जितनी चर्चा मैं सब कर रहा हूं ये सब डिलीट कर देना ना। हाँ, ये सब पर्सनल चर्चा है सारी, है ना। मतलब ये सारी बातें क्या है हमारे लिए शेयर करना इस अर्थ में जरूरी है ताकि हम व्यक्तित्व को समझ सकें, ताकि हम जर्नी समझ सकें, क्योंकि हम भी ऐसी किसी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं या ऐसा ही कुछ हम करना चाहते हैं। तो उस जागृति, तो हमारी चर्चा ये चल रही है कि हम कुछ भी करें। देखो गृहिणियों को मैं बार बार इस बात को कहता हूं, गृहिणी जो जॉब नहीं करती हो क्या कहती हो, उससे पूछो क्या करते हो, मैं तो कुछ नहीं करती हूं। हमने बहुत महिमा मंडित करने की कोशिश की, होम मेकर। अब अंग्रेजी में होम मेकर बोल लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उसको तो उत्साह नहीं आ रहा है ना। डोमेस्टिक इंजीनियर बोल लो, होम मेकर बोल लो, और वो तो पूरे घर का मैनेजमेंट करती है, वो तो माइक्रो मैनेजमेंट है ना। अब लगा लो जितनी पैकिंग करनी है, उसको तो नहीं लग रहा है वैसा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ सीधा सीधा कि जब तक वो घर की महिला अपने में जीवन जागृति का काम नहीं करती है, अपने बच्चों का जीवन जागृति का काम नहीं करती है, तब को उसको अपने भीतर वो गर्व ही पैदा नहीं होगा, है ना। जैसे कंप्यूटर बनाना बड़ा काम है कि आदमी बनाना बड़ा काम है? आदमी बनाना बड़ा काम है कि कंप्यूटर बनाना बड़ा काम है ना। खेत में अनाज पैदा करना बड़ा काम है कि जिंदगी पैदा करना बड़ा काम है? अब कुछ भी कंपेयर कर लो, जिंदगी के सामने सब छोटा पड़ेगा। तो जिस दिन एक व्यक्ति जिंदगी पैदा करने के काम को समझ पाता है, फिर चाहे वो घर में रहे चाहे बाहर में रहे। मुझको तो इस बात से कभी शर्म नहीं आई कि मेरी पत्नी कमाती है, मैं नहीं कमाता हूं। जिनको आती हो वो अपना वो कर लो, जो करना है वो उनकी प्रॉब्लम है। मुझको पता है मैं क्या करता हूं, क्यों करता हूं। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल काम करेगा ना। पति पत्नी में से दोनों तय कर लो, वे एक दिन समाज प्रधान विधि से जिएगा, एक दिन परिवार प्रधान विधि से जिएगा, दोनों में संतुलन बना रहे, इस अर्थ में दोनों मिलकर काम करेंगे। ये कौन सी किताब में लिखा है कि पति कमाएगा? दोनों सक्षम है, दोनों बराबर है, दोनों ने मिलकर तय कर लिया, जो तय कर लिया वो चल गया। तो ये जो जब तक आपका वो जीवन जागृति वाला पक्ष नहीं खुलेगा, तब तक आप दूसरों की टिप्पणियों से प्रभावित ही रहेंगे, और तब तक दूसरों की आपकी जिंदगी आपके हाथ में रहेगी कि आपकी जिंदगी दूसरे के हाथ में रहेगी। लोग क्या कहेंगे, इससे हमारी जिंदगी चलती है। हमारी जिंदगी हमसे चलती है। माइक। तो जो अब वो ऑफिसर है, उन्होंने सारी चीज़ कर ली, अब उनका लास्ट काम ये रह जाएगा कि करके अब वो समझेंगे। अब सीवियर डिप्रेशन में आने के बाद में ना वो क्या स्टेप उठा सकते, जीवन को ही समझने की कोशिश करेंगे ना। वो भी मिल गया तो ये तो किसी का सौभाग्य है कि इस शिविर में आ जाएगा, नहीं आएगा तो क्या करेगा, गोली खा खा के जिंदगी बिताएगा।
है, विपश्यना में जाएगा, किसी और साधना में जाएगा, या गोली खा खा के डिप्रेशन में जिएगा, या दूसरों को डांट डांट के हालत खराब किए रहेगा। हम तो फॉर्चुनेट हैं, हमें जैसे शिविर मिल गया, इंडिया में है, जैसे आउट ऑफ इंडिया जहाँ पे हिंदी नहीं समझी जाती है, शिविर नहीं है, तो वो लोग जीवन को कैसे समझ रहे हैं, उनके पास क्या कंटेंट? अगले 10-20 साल में सब जगह पहुंच जाएगा। अब तो ऐसा इक्विपमेंट आ जाएगा कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और जितने इंटरनेशनल लैंग्वेज है सब में ट्रांसलेट होकर अपने आप जा रहा है। तो क्या अभी तक कोई भी जीवन नहीं जी रहा है बाहर? कहाँ? मतलब नहीं, अब ये पहचानने का तो यहीं बैठे बैठे तरीका, सर्वे करने की जरूरत ही नहीं है। कितने लोग सामान से सम्मान की तलाश में हैं? मोस्ट ऑफ कितने लोग सुविधा से सुख की तलाश में हैं? बहुत सारे। तो ऊपर वाला माला खाली है कि भरा हुआ है? खाली है, बट जी रहे हैं कि जिंदा हैं? जिंदा है। खत्म। इसमें ना कुछ जोड़ने की जरूरत है ना घटाने की जरूरत है। बात आपकी ठीक है, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको मटेरियलिस्टिक से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बचपन में पैदा होते ही मतलब सारी चीज़ों की है उनके पास पूर्ति है, तो वो शुरू से इस चीज़ को देखते हैं, प्यार भाव, उन्हें इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। तुम अपना सुनिश्चित करो, उसको सामने लाके बिठाओ, फिर मैं बताता हूँ। हॉल के अंदर भर ले आओ, दुनिया में से किसी को ले आओ, बस हिंदी आती हो। यही तो प्रॉब्लम है भैया। नहीं, इंग्लिश वाले भी हैं भैया, हमारे मित्र हैं जो इंग्लिश में शिविर करते हैं, वहाँ बिठा दो, उसमें क्या है। तो भैया जी, अभी दो लैंग्वेज तो इसको है। चुप करा दें। भैया जी, अभी हमारी ये बेटू है, हमारे यहाँ 2 बेटा जी और 1 बेटी जी मिले हैं शिविर में, और कल भी हमारे साथ है, तो हम 24 मिनट में सब क्लियर कर देंगे। मियामी से शुरू करेंगे और कल घूमने हम लोग साथ ही जा रहे हैं पूरे परिवार में। हाँ जी, अच्छे से समझा देंगे, आप छोड़िए हमको। हाँ जी। तो एक जैसे आप कह रहे हो ना कि आगे इंग्लिश में ट्रांसफ़र होएगा, अभी हमें ना मतलब आदरणीय नागराजन बाबा जी ने ऐसे शब्द दिए हैं जो कि सिर्फ हिंदी हैं, जैसे सम्मान को हम सम प्लस मान कह देते हैं, संबंध को आपने अनुबंध ठीक है, के वहाँ रूप उसको में। इंग्लिश में भी बोलते हैं, तो अभी हिंदी का शब्द रख के उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। उसका मीनिंग, जब हिंदी में भी उसका मीनिंग एज इट इज नहीं है, जैसे हिंदी में भी हमने स्नेह चर्चा किया, वात्सल्य चर्चा किया, तो जो कुछ अभी हमारी बुक्स में लिखा हुआ है वहाँ भी पूरा नहीं है। हाँ। तो हिंदी भी कंप्लीट नहीं है, हिंदी में भी परिभाषा ही देना पड़ता है। जब हिंदी में भी परिभाषा ही दे रहे हैं तो इंग्लिश में भी परिभाषा दे देंगे, फ्रेंच में भी परिभाषा दे देंगे, बस इतना ही काम है। ओके, तो हो सब में जाएगा, हो ही रहा है, मतलब कई लैंग्वेजेस में काम चल ही रहा है। जिस भी लैंग्वेज का व्यक्ति इस बात को समझता है, जिसको हिंदी आती है, फिर वो बाकी लैंग्वेज में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, और धीरे से मैं कह रहा हूँ 2-4-5 साल में वो इंस्ट्रूमेंट आ ही जाएंगे, जब हम बैक टू बैक ट्रांसलेशन वाले मोड में भी जा सकते हैं। खैर, सार बात अभी दुनिया से कैसे निपटेंगे बात की बात है। और मैं कह रहा हूँ ये जो हमारी मान्यताएं हैं कि जैसे कोई किसी को तो लगता है कि फिजिकल में ही सब कुछ ठीक लगता है, ऐसा नहीं है। जीवन तो उसके घर का बनाया हुआ नहीं है ना। मतलब यहाँ क्या समझने की बात है कि जीवन तो एग्जिस्टेंशियल है। यदि जीवन एग्जिस्टेंशियल है तो वो समाधान से ही सुखी हो सकता है, वस्तु से सुखी नहीं हो सकता है। हाँ, उस व्यक्ति की चेतना का स्तर अभी वस्तु से सुखी होने के साथ ही लगा हुआ है, वो इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है कि नहीं इसमें निरंतरता नहीं है। या तो वो अपनी भोगने की यात्रा से यहां तक पहुंच जाए कि यार इसमें नहीं चलेगा, या ऐसे किसी दोस्तों के संपर्क में आने से उसको यह एहसास हो जाता है कि यार ये अधूरा है। तो यही यात्रा चलती रहती है। तो वो स्पेशल मानव है ऐसा नहीं है। अब पता चला दुनिया में कोई भी स्पेशल नहीं है, सब एक ही जैसे। सभी को निरंतर सुख की तलाश है, सभी समाधान से सुखी होते हैं, समस्या आने से, समाधान ना होने से सभी दुखी होते हैं। ये सबके लिए कॉमन है। जीवन में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि सबके लिए कॉमन है। ज्ञान सबके लिए एक है। मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है, ऐसा इतना सारा हमने देख लिया। तो धीरे धीरे हमको ये भरोसा हो जाए कि अलग अलग है नहीं। तो मैं ही अकेला पिछले सालों में कम से कम नहीं तो 1.5-2 लाख लोगों से बात किया होगा, ठीक 20 सालों में। मेरे को तो एक आदमी नहीं मिला आज तक। शिविर में ठीक है, बाकी धर्मों के लोग, मान लो मुस्लिम धर्म के लोग कम आते हैं, लेकिन जितने आते हैं वो भी उतने ही खुश होते, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हमारा मानना कि मैं तो चलो ऐसा हूं, पर सामने वाला तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम दोस्त भी जब आपस में मिल रहे हैं तो अपने ऊपर के कवच से बात कर रहे हैं।
हम थोड़ा सा अंदर घुस के बात कर पाए, वो योग्यता हमारी भी सामान्यता नहीं होती है। वहां हम सभी अच्छा अच्छा दिखने वाले मोड में हैं या थोड़ी सरफेशियल बातें करते। बढ़िया, कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? कोई भी काम बिना पेमेंट के नहीं होता है। स्थूल पेमेंट बहुत छोटी पेमेंट है, मूल पेमेंट मेरी जागृति की पेमेंट है। ये जागृति की पेमेंट नहीं हुई। अब आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति कोई भी जॉब करता है, अधिकांश लोग अपनी जॉब से कुछ समय के बाद खुश नहीं रहते। जॉब सेटिस्फेक्शन जैसा कुछ होता नहीं है। तो कोई भी जॉब से हम 2, 4, 10 साल थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, उसका नयापन, हमारा अहंकार का पोषण, कुछ समय के बाद वो हमारे लिए सुखदायी नहीं रहता है। तो काम की बात क्या आई? उससे कुछ पैसा मिला जो घोड़े के काम आ गया और मेरी पेमेंट हुई नहीं। मेरी पेमेंट नहीं हो रही है, इसी का नाम डिससेटिस्फेक्शन है। डिससेटिस्फेक्शन इस बात से है कि जीवन जागृति वाली पेमेंट नहीं हुई है। मेरे को लगता है कि जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं है। सभी जॉब अच्छे, जब मन तृप्त रहता है, बोला ना मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब मन खुश रहता है तो मैं कमरा भी साफ कर देता हूं, मैं लेटरिन भी साफ कर देता हूं, और मेरे को उसमें भी कोई काम करने में दिक्कत नहीं आती। मैं तो उत्साह में सारा ही काम कर देता हूं। तो काम हमारी तृप्ति या अतृप्ति का कारण नहीं है, हमारी तृप्ति या अतृप्ति की वजह से काम में तृप्ति या अतृप्ति लगती है। बात पहुंच पाई? हम तो बिना काम के खुश रहते हैं। कोई कहता क्या करते हो? क्या करते हो आप? खुश रहते हैं। अब सामने वाले को टेंशन हो जाती है। हम देखो पैसा भी नहीं कमा रहे, पैसे से भी हमारे पास बहुत ऐसे नहीं है कि यार करोड़ों रुपया है, तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सामने 5,000 करोड़ का आदमी बैठे, 10,000 करोड़ का आदमी बैठे, प्राइम मिनिस्टर बैठे। क्या ताकत है? तुमसे चाहिए कुछ नहीं, बस ताकत इतनी है। अपने को चाहिए कुछ नहीं, मिलके कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। और तुमने करोगे, हम तो कर ही रहे। जब अपने को सामने वाले से चाहिए कुछ नहीं तो हमारी ताकत बड़ी होती। चलिए, कृतज्ञता। अभी कृतज्ञता क्या है? भारी पड़ गई। कृतज्ञता अभी भारी पड़ गई है। तो कृतज्ञता का सही मीनिंग है मेरे समाधान समृद्धि पूर्वक जीने में मिले योगदान के प्रति स्वीकृति का भाव। मेरे समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए मिले योगदान के प्रति स्वीकृति का भाव। मेरे जीने के अर्थ में किसी ने योगदान दिया है। जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना भी उसमें शामिल है। जीने की रोशनी में जिंदा रहना शामिल है। तो मेरे जीने में, मेरे समाधान समृद्धि पूर्वक जीने में किसी ने योगदान दिया है। उस योगदान के प्रति जो भाव है उसका नाम कृतज्ञता। उस योगदान के प्रति जो स्वीकृति है, हाँ मुझको योगदान मिला है, इसका नाम कृतज्ञता है। अभी की कृतज्ञता कैसी है? योगदान देने वाला भी जिंदा है, लेने वाला भी जिंदा है। योगदान देने वाले को जीवन तृप्ति मिलेगी क्या? क्योंकि जीवन तृप्ति की राह में वो है नहीं। मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि देने वाला अहंकार में क्यों जाता है, लेने वाला हीनता में क्यों जाता है? तो देने वाला अहंकार में क्यों जाता है? क्योंकि यदि वो जागृति पथ पर नहीं है तो उसको देने से वो उपयोगिता पूरकता को पहचाना नहीं पहचाना। उपयोगिता पूरकता को नहीं पहचानेगा तो क्या पहचानेगा? उपयोगिता पूरकता को नहीं पहचानेगा तो ये कम है, मैं ज्यादा हूं, ये पहचानता है। जब भी मैं किसी को कम है और मैं ज्यादा हूं ये पहचानता हूं, इसका नाम अहंकार है। इसलिए बढ़िया सूत्र था, सापेक्षता में स्वयं को पहचानना ही अहंकार है। जब भी मैं सापेक्षता में अपने आप को पहचान, किसी दूसरे की तुलना में अपने आप को पहचानता हूं,
इसका नाम अहंकार है। जब मैं पूर्णता के अर्थ में अपने आप को पहचानता हूं, इसका नाम विश्वास है। तो मैं पूर्णता के अर्थ में अपने आप को पहचानता हूं, मानव लक्ष्य के अर्थ में अपने आप को पहचानता हूं, या सापेक्षता में अपने आप को पहचानता हूं। जब भी मैं सापेक्षता में अपने आप को पहचानता हूं तो दूसरा कम है, मैं ज्यादा हूं, या मैं कम हूं, दूसरा ज्यादा है। कम और ज्यादा का मतलब ही हीनता, अहंकार है, युद्ध और संघर्ष। इसलिए देने वाला अहंकार में जाता है, लेने वाला जीवन जागृति पथ पे है। यदि वो जीवन जागृति पथ पे नहीं है, उसमें ये भीतर से कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो कुछ भी ले रहा हूं उससे अधिक मैं दे रहा हूं, तो वो हीनता में जाएगा। मैंने लोगों का सहयोग लेके अपना घर चलाया है ना। शुरुआती दौर में वो स्थितियां ही नहीं थी कि मैं अपने से कुछ कर पाऊं, तो उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है। इसकी घोषणा मैं मंचों से करता रहा हूं, मंचों से बोलता रहा हूं कि मेरा घर कैसे चलता है, किसके सहयोग से चलता है। ऐसा बोलने में मुझको कोई खराब नहीं लगता। क्यों लगेगा? क्योंकि मुझको हीनता का भाव नहीं आता है, मुझको गर्व का भाव आता है। मैं जितना ले रहा हूं मैं उससे अधिक उपयोगी हूं, मैं कम कंज्यूम कर रहा हूं, मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हूं। मेरी पत्नी को खराब लगता था, नेचुरल है। और ये जो स्वधन की जो परिभाषा है वो 3 भाग में की गई है। स्वधन का एक परिभाषा, स्वधन मतलब मेरा धन। मेरे धन की एक परिभाषा है कि मैं प्रतिफल पे जीता हूं। प्रतिफल का मतलब मैं खेती करता हूं, सेवा करता हूं, या मेरे समय का नियोजन किसी व्यवस्था के अर्थ में करता हूं, इसका नाम प्रतिफल है ना? ये प्रतिफल है। दूसरा हो गया पारितोष। पारितोष का मतलब है परिवार में संतोष पूर्वक जो आदान प्रदान है, इसका नाम पारितोष। बाप बेटी को कुछ देता है, भाई बहन को कुछ देता है, पति पत्नी को कुछ देता है। संबंधों में संबंध की तृप्ति के अर्थ में जो वस्तुओं का आदान प्रदान है, इसका नाम पारितोष। पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब है कि समाज गति के अर्थ में जो सहयोग हमको प्राप्त होता है, इसका नाम पुरस्कार। तो समाज गति के अर्थ में जो हमको सहयोग प्राप्त होता है, तो सही अर्थों में देखा जाए तो कॉमन मॉडल, व्यावहारिक मॉडल यही है कि हम प्रतिफल के साथ जिए। कॉमन मॉडल यही है। प्रतिफल मतलब उत्पादन, जॉब हो या व्यापार हो, जो भी हो, या सेवा, या व्यवस्था के अर्थ में समय का नियोजन। पारितोष और पुरस्कार। पुरस्कार जैसे मैं एक समय तक परिवार में आजीविका में उस तरह से जिया, तो बेसिकली वो पुरस्कार के अर्थ में हो गया। पुरस्कार को बचाना बहुत मुश्किल काम है। यदि आपको मनोबल उतना ऊंचा नहीं होगा तो आप कॉम्प्लेक्स में रहोगे, आप अपने गर्व को मेंटेन नहीं रख सकते। तो देना बड़ा काम है, लेना, लेके हीनता ना आए, ये उससे बड़ा काम है। दूसरा बेशर्मी भी हो सकती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सार बात कितनी है? सार बात इतनी है, मैं कम लेता हूं, ज्यादा देता हूं, इसका नाम खुशी है, इसका नाम मनोबल है, इसका नाम सम्मान है। मैं ज्यादा कंज्यूम करता हूं और कम देता हूं, इसका नाम अपने में लो फील करना है, इसका नाम अपने में अनुपयोगी होना है, इसका नाम अपने अस्तित्व को खोजना है। यही मानसिक गरीबी है। बढ़िया। तो कहां पहुंच गए? कृतज्ञता। तो कृतज्ञता की चीज देखिए, आज हम स्थितियां ये हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप के प्रति कृतज्ञता बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। और कोई है ना, बद्रीनाथ विशाल हैं, और गंगोत्री हैं, और यमुनोत्री हैं, और रामकृष्ण परमहंस हैं, और है ना जैन हैं, और बुद्ध हैं, इनके प्रति हमारी कृतज्ञता
है, जबकि उनको हमने देखा नहीं है। जिनको देखा है, जिनकी सेवा ली है, उनके प्रति कृतज्ञता नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्वीकृति का खेल है। शुरू के शिविर के शुरू में भी चर्चा हुई थी, हमारी पूरी जिंदगी स्वीकृतियों का खेल है। तो जहां मेरी स्वीकृति है उसके प्रति कृतज्ञता है, और जहां मेरी स्वीकृति नहीं है उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है। तो माँ बाप के प्रति इस अर्थ में स्वीकृति है कि उन्हें जिंदा रहने में सहयोग दिया, लेकिन जो जीने का सहयोग नहीं मिल रहा है वो प्रतिक्रिया है, या उनके जीने के प्रति अस्वीकृति है, यह प्रतिक्रिया है। तो ऐसा हमारा ध्यान जाएगा। तो सही अर्थों में एक कृतज्ञता मानव के जीवन का आधार मूल्य है, बहुत मौलिक चीज है। क्योंकि देखो, कृतज्ञता क्या चीज है? किसी ने मेरे को सहयोग किया है। आदमी मूलतः बेईमान नहीं। आपको याद होगा, पुराने घरों में हम सब्जी, किसी को कटोरी में सब्जी भर के भेजते थे, तो सामने वाला सब्जी कटोरी खाली लौटा था कि भर के भेजता था? भर के भेजता था। किसी ने आपको एक बार खाने पे बुला लिया, फिर आप क्या करते हो? जब तक उसको बुला के खाना नहीं खिला दें, ऐसा लगता है कुछ ऋण है, बचा हुआ है। तो इससे समझ में आता है कि आदमी जो कुछ भी अपने लिए स्वीकार लेता है कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, तो चुपचाप बैठेगा, लौटाएगा। तो एक बच्चा जब तक जवान होता है, उसमें ये कृतज्ञता का भाव यदि आ जाता है कि पूरी परंपरा ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे परिवार और समाज ने मेरे लिए क्या किया है, तो आगे चुपचाप बैठेगा। वो परिवार और समाज के लिए सोचेगा। जितना वो बड़ा सोचेगा उतना बड़ा हो जाएगा। जितना वो बड़ा सोचेगा, जिस व्यक्ति ने जितना बड़ा सोचा, देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं था ना धन था, ना पद था, ना आज है, ना पहले था, ना आज है। तब भी हम सोचते हैं कि समाज बदल जाएगा, सरकारें बदल जाएंगी, और बदल रही हैं। तो इससे इस बात का कॉन्फिडेंस आया कि धन और पद से कुछ नहीं बदलता है। बदलता है तो किसी विचार से बदलता है, किसी विजन से बदलता है। और विजन के लिए पद और पैसा साधन के रूप में सहायक हो सकता है, लेकिन मौलिक चीज नहीं है तो बाकी चीजें भी सहायक नहीं है। कृतज्ञता के भाव को जवानी में रोपा जा सके, यह मुश्किल काम है। कृतज्ञता के भाव को बचपन में रोपना बहुत आसान है, और हिस्ट्री उसके लिए बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है। अभी हमारी हिस्ट्री कैसी थी, अब तो कुछ बदल गई है। हिस्ट्री मतलब युद्ध का इतिहास। युद्ध के इतिहास से हमको क्या कृतज्ञता आएगी? तो क्या कराएं? खेल का इतिहास, भोजन का इतिहास, मकान का इतिहास, वस्त्र का इतिहास, मानवता का इतिहास, हमारे परिवार का इतिहास। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आज मैं जो वस्त्र पहनता हूं, ये वस्त्र कितनी यात्रा से गुजर के यहां तक पहुंचा है। एक और महत्वपूर्ण बात है, 9, 10, 11, 12 में पहुंचते पहुंचते हर बच्चा अपनी जिंदगी के भविष्य के सपने गढ़ने लगता है। उसको यह समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे क्या, ये समझ नहीं आ रहा होता है। अभी करने के रूप में क्या है हमारे पास? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। इंजीनियर डॉक्टर बन के भी क्या करना है ये उसको पता नहीं है। तो यदि हम पढ़ाएंगे कि मकान का इतिहास, तो मकान का इतिहास पढ़ाते हुए हम पेड़ की खोल से लेके और आज तक के मकानों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में चर्चा करेंगे, और हम ये भी बताएंगे कि आज के मकान में क्या कमी है। हम ये भी प्रस्तुत करेंगे कि भविष्य के लिए क्या शोध होने की आवश्यकता है। तो एक बच्चा उसको पढ़ते पढ़ते हो सकता है अपने में ये स्वीकार ले, यार ये काम करने लायक है, मैं इसको करूंगा। क्या लगता है? अभी पूरी एजुकेशन करके ये समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, प्रॉब्लम्स कहां हैं, ये समझ में ही नहीं आता है। आज परिवार में ये समस्याएं हैं, इनका सॉल्यूशन क्या है? तो हो सकता है किसी का ध्यान चला जाए, यार मैं इस पे काम करूंगा। तो एजुकेशन में
खेल का इतिहास, भोजन का इतिहास, कपड़े का इतिहास, मानवता का इतिहास, मशीन का इतिहास, है ना, खेती का इतिहास, तमाम। अभी 3 दिन पहले मेरे को अभी फोन आया, तो हम एक विद्यालय चला रहे, तो विद्यालय में जो बहनें पढ़ा रही हैं उन्होंने हमारी धर्मपत्नी से कहा कि अभ्युदय संस्थान का इतिहास बच्चों के सामने रखना है, बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप आके शेयर करो क्योंकि आप पुराने लोगों में से हो। अब कैसे दिमाग चलने लगा? हम जो संस्थान मिलके चला रहे हैं उसका भी कोई इतिहास है। इसकी जमीन किसने खरीदी, इसकी सोच कैसे आई, किन्होंने शुरू किया, मिलके कैसे इसको चलाया। यदि बच्चों के सामने क्लासरूम में ये सब आएगा तो उनके भीतर, अपने भीतर को संकल्प आएगा कि नहीं आएगा कि हमारे पीछे लोगों ने ऐसा काम किया है, हम जिंदगी में क्या काम करेंगे। मान ले आपने इतना अच्छा काम किया, तो यदि वो हमारे क्लासरूम में चला जाएगा, ऐसे लोगों को बुला के क्लासरूम में शेयर कराएं जिन्होंने जिंदगी में कोई काम किया है। शनिवार का दिन ऐसे लोगों के लिए रिजर्व रखा जाए जिन्होंने खेती में कोई काम किया, कोई भी क्षेत्र में कोई भी काम किया और वो ग्रामीण परिवेश से है। जब बच्चे देखते हैं कि हमारे गांव के किसी व्यक्ति को बुला के हमारी क्लास में ये समूह मंच से किसी समूह के सामने बोलना और किया हुआ काम को बोलना, इससे जो बोलता है वो भी सम्मानित होता है। असली सम्मान माला पहनाना नहीं है, असली सम्मान उसके काम को एप्रिशिएट किया जाना है। जब उनके बीच के लोग उनकी क्लास में आके सम्मानित होंगे तो उनको अपने गांव के लोगों पे भरोसा आएगा, अपने गांव के लोगों के प्रति इज्जत आएगी। अभी गांव में पढ़ने वाले किसी बच्चे को अपने गांव के लोगों के प्रति कोई इज्जत नहीं आती है। उसको लगता है जो टाई पहन के आता है और किसी गाड़ी में आता है वही सम्मान के लायक होता है। ऐसे ही है। उसको गांव जैसी दिखने वाली अपनी मां को मां कहने में शर्म आने लगती है क्योंकि वो गांव जैसी दिखती है, क्योंकि उसको किताब में पढ़ाया गया है जो मॉडर्न है, जो शिक्षित लोग हैं वो खड़े होकर खाना बनाते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं उसकी फोटो दिखाई गई है वो नीचे बैठ के खाना बनाती है। तो मेरी माँ चूल्हे पे नीचे बैठ के खाना बनाती है इसलिए पिछड़ी हुई है। इसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता इसलिए पिछड़ी हुई है। इसको मोबाइल चलाना नहीं आता इसलिए पिछड़ी हुई है। कोई वल्गर सीन देता है, हाँ, और नीचे लिखता है कि उसने बोल्ड सीन दिया, बोल्ड सीन दिया। समाज में क्या मैसेज। हाँ, ये सब बातें हैं ना, ये सब सोचने की बात है ना, ये सब मानसिक वैश्यवृत्ति नहीं है तो और क्या है। रोज कपड़े उतार के फोटो खिंचवा के अपने वीडियो वायरल कराना शरीर बेचना ही तो हुआ, और क्या है ये। उसको बोल्ड कहा था क्या? नहीं, वही तो कह रहा हूं, उसको महिमा मंडित करने वालों की मानसिकता भी वैसी है। और चूंकि समाज उसको देखता है, उस पर लाइक मिलते हैं तो उसको पैसा मिलता है। वही तो कह रहा हूं, वही तो कह रहा हूं। तो इसका मतलब है ये सारी बातें चर्चा का मुद्दा हो कि नहीं हो, कब तक बच बच के जिएंगे। फिर एक को दिखा के लाइक मिल गए और वो 2 लाख रुपए महीना कमा रही, दूसरे ने भी कपड़े उतार दिए, ये भी एक प्रोफेशन हो गया। चलता है सो बिक, जो बिकता है सो चलता है। खेल का इतिहास का मतलब है, देखो आप ये कॉमन सर्वे कर लो, जिन बच्चों का जवानी में स्पोर्ट्स और म्यूजिक में ध्यान लग गया वो बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं। ऊर्जा को चैनलाइज करना, खेल का मतलब है कि शरीर का श्रम और अपनी एकाग्रता। जैसे क्रिकेट क्या है, बोलने के लिए बोलेंगे तो एक आदमी बॉल मारता है, एक बॉल फेंकता है, एक मार देता है, एक उठा के ले आता है, इतना ही काम है। लेकिन बॉल फेंकने वाले का परफेक्शन है कि तुम कितना भी रोको मैं विकेट में घुसा ही दूंगा। जो उठा के लाता है उसका परफेक्शन है कि तुम कहीं भी मारो मैं चौका नहीं जाने दूंगा। तो ये जो आदमी परफेक्शन देखता है, तो आदमी की जिंदगी में परफेक्शन और आदमी के साथ जीने का, जब वो खेल रहा होता है तो 10 लोग के साथ जी रहा होता है। तो बेसिकली आदमी के साथ जीना चाहता है, वो जीने का मैकेनिज्म बना लेता है जिसका एक नाम खेल है, जिसमें शरीर का
वो भी हो गया। फिर वो खेल सट्टा बाजार में चला गया, वो अलग बात है। जिन भी लोगों का अपनी जवानी में, बचपने में खेल और म्यूजिक या ऐसी चीजों में, किसी क्रिएटिविटी में मन लग गया, ये तमाम लोग बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं। और किसी उम्र में शरीर के विकास के लिए खेल उपयोगी है। हाँ, मिल के परस्पर सहयोग का भाव, टीम वर्क का भाव, ये बहुत सारी चीजें खेल से आती हैं, बशर्ते कि हमारी वो दृष्टि हो। हमारी तो टॉप वाली दृष्टि है, तो प्रॉब्लम दृष्टि की है। उपयोगी होगा तो बिल्कुल विद्या के हित में, और शायद एक अच्छी दृष्टि से जो हमारे साथ गुजरी वो खेल पर केवल 79 में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो 1-1 रुपए जोड़ के खेलना, चप्पल से पीछे ग्लव्स बना के खेलना। आपको मालूम है हमारा आधार जमीन से ही है, इस मामले में आपके बड़े भाई हैं हम बहुत गरीबी से गुजर के और इससे आए हैं। तो ठीक है, 1-1 रुपए जोड़ के 12 रुपए इकट्ठे किए और दोनों टीमें खेली, फिर 24 रुपए का उसका कुछ सामान आया।